हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का सेटिंग अप वाले पेपर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव का सेटिंग अप वाला पेपर है, इसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। एक्चुअल में इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसबीआईएल। अभी न्यू सिलेबस में इसका नाम एसबीआईएल हो गया। अगर मैं आपको वैसे ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बताऊं तो इसका नाम होता था एसबीईसी, और उसकी फुल फॉर्म होती थी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। पहले ओल्ड सिलेबस में इस पेपर का नाम ये होता था, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। अगर मैं आपको बताऊं तो पहले क्या होता था और अब क्या होता था, अगर उसमें फर्क बताऊं तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी मतलब एक धंधे को स्टार्ट करने के लिए आप कौन कौन सी एंटिटी बना सकते हो, उसको सेटअप कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, उसके बारे में बात होती थी। और कल को अगर आप उस बिजनेस को बंद करना चाहते तो क्लोज भी कैसे करना है, उसके बारे में भी बात होती थी। तो एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं तो मान लो अगर मेरे को कंपनी बनानी है, तो एक बिजनेस करने का एक मोड है, तो कंपनी बनानी कैसे है वो भी सेटिंग अप के पेपर में सिखाया जाता था। प्लस कंपनी के कुछ अदर रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने होते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। बहुत सारी जगहों पे कंपनी को करना होता है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे लेने हैं, लाइसेंस कैसे लेने हैं कंपनी को बनाते वक्त या बनने के बाद, वो सब भी इसमें बताया जाता था। और कंपनी चलानी कैसे है वो सब कंपनी लॉ में बताया जाता था। और कंपनी कल को अगर वाइंड अप करने का मूड है तो वाइंडिंग अप के प्रोविजन भी एसबीसी के पेपर में ही थे, तो वो भी यहीं सिखाया जाता था। अब इन्होंने क्या करा है, इस पेपर को चेंज करके अब एक नया पेपर बनाया जिसका नाम क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। इसके अंदर जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाला पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाला पोर्शन 40 मार्क्स का है। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, अब आपको कंपनी बनानी कैसे है वो सिखाया जाएगा। यहां पे कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह, बहुत सारे कंपनी बनते वक्त अलग अलग तरीके के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने पड़ते हैं, वो सब भी सिखाया जाएगा यहां पे। लेकिन अब कंपनी को क्लोज कैसे करना है, बंद कैसे करना है, उसके प्रोविजंस अब एसबीसी के पेपर में नहीं है, क्लोजर के। उसके प्रोविजंस, कुछ वाइंडिंग अप के प्रोविजंस कंपनी लॉ में दिए हुए हैं और बाकी बचे कुछ प्रोविजंस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में दिए हुए हैं, जो कि अब फाइनल में पढ़ाया जाएगा। तो ले दे के अब आपके प्रोविजंस को बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जगह पे शफल कर दिया गया है। अब इस जगहों पे इतने सारे बांट दिए गए हैं। अब इस जगह पे सिर्फ सिर्फ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और उसके लाइसेंसेस वगैरह सिखाए जाएंगे। प्लस एक जब कंपनी बन जाएगी तो उस पर बहुत सारे लेबर लॉ लगते हैं, क्योंकि मजदूर काम करते हैं, तो वहां पे मजदूरों से कितने घंटे काम करवाना, उनको वेजेस कितने देने चाहिए, उसके लिए वेजेस लॉ है। प्लस इसके अलावा उनको बोनस कितना देना चाहिए, उसके बोनस के लॉ है। उसको ग्रेचुटी कितनी मिलनी चाहिए, है ना, उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा कितना कटना चाहिए, वो सब लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज का पार्ट है। और उनकी वर्क कंडीशन, जिस हालात में उनसे काम करवाया जा रहा है, वो सब चीजें उसको इस वाले पोर्शन में सिखाई जाएंगी। ये 40 नंबर का पोर्शन है। लेबर लॉ वाला पोर्शन पहले भी हुआ करता था, ओल्ड वाले सेटिंग अप के पेपर में भी होता था, लेकिन ना वो बहुत लिमिटेड टाइप होता था और वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लेबर लॉ समझाए हुए थे, अब बहुत डिटेल में। तो 40 नंबर का पोर्शन है। तो आपका जो नया सिलेबस है उसका जो नाम है वो क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस को किस किस तरीके से बना सकते हैं, और इंडिया में बिजनेस करने के कई तरीके हैं। आप कंपनी बना लो, एलएलपी बना लो, पार्टनरशिप फर्म बना लो, सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लो। अभी उन सबके बारे में हम बात भी करेंगे। तो एक बिजनेस को सेटअप करने के कई सारे फॉर्म्स हैं, तो आप उसको सेटअप करो। उसके बाद सेटअप करने के बाद आपको वेरियस तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जैसे अगर आप फार्मा कंपनी खोल रहे हो तो फार्मा के अलग लाइसेंस होते हैं। अगर आप फूड वाली कंपनी खोल रहे हो, खाने पीने की कंपनी, उसके लिए एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी खोल रहे हो, उसके लिए आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो वो सबके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और बनानी कैसे कंपनी वो भी यहाँ पढ़ेंगे। प्लस एक बार जब कंपनी बन गई तो उसमें बहुत सारे लेबर मजदूर काम करते हैं, उनसे रिलेटेड लेबर लॉ हम इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। समझ आ गई। तो इस पेपर की रेलेवेंस रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा है। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि दैट एक बार अगर आप इस ढंग से इस फ्लो में चलते जाओगे, जिस फ्लो में कराता जाऊंगा, एंड तक ये पेपर पूरा टिप्स पे होगा आपके। ये मेरी प्रॉमिस है, आप लोगों से आग लगा दोगे। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर, ये तो एक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दिया, आज हम आज की क्लास के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाऊं। कि जब आप कोई धंधा स्टार्ट करते हो, जब आप कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करने के कई तरीके हैं। आप चाहो तो इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में कर सकते हो। आप चाहो तो इंडिया में बिजनेस पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में कर सकते हो। आप चाहो तो इंडिया के अंदर बिजनेस एलएलपी की फॉर्म में कर सकते हो।
आप चाहो तो इंडिया में बिजनेस कंपनी की फॉर्म में कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिया के अंदर बिजनेस एचयूएफ की फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फॉर्म में कर सकते हो, एटसेट्रा। तो इंडिया में बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इनको हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कि इंडिया में धंधा करने के लिए आप कई तरीके, अच्छा हर किसी चीज के अपने फायदे नुकसान है। मान लो मैं अकेला बंदा हूं, हाँ, और मेरे को लगता है कि यार मैं किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, छोटे लेवल पे काम करना चाहता हूं, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोग 11वीं 12वीं पढ़ के आए होगे, जैसे हमारी गली मोहल्ले में पापा लोग औरों की दुकान होती है, वो सब क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। इंडिया में 85% बिजनेस तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में दिखेगा, 85 to 90% बिजनेस। जितने ज्यादातर लोग धंधे करते हैं वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में तो करते हैं। गली मोहल्ले में पनवाड़ी की दुकान है, किराने की दुकान है, बेकरी है, बहुत सारी दुनिया जहान की दुकान है, वो सब क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जहां पे अकेला बंदा उस दुकान का मालिक होता है, उसको चला रहा होता है। हाँ, और अगर उसको थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, उसमें नौकर रख लेता है। अब वो नौकर रख रहा है, अब हो सकता है उस दुकान में 5 नौकर हो, तो अब ये मत बोल देना वो कंपनी है, वो कहलाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, मालिक तो उसका एक ही है ना, बाकी 5 तो नौकर है कंपनी के अंदर, मतलब उस दुकान के अंदर, तो वो कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। नेक्स्ट आता है आपको थोड़ा सा बड़े लेवल का बिजनेस करना है, मान लो पापा चाचा है, 2 भाई हैं या 2-3 दोस्त हैं, वो मिलकर धंधा करना चाहते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा लॉ वगैरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अगर आप कंपनी बनाओगे तो आपके ऊपर लॉ ज्यादा लगता है, टैक्स ज्यादा लगता है, कंपनी लॉ के प्रोविजन ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो और अकेले नहीं करना चाहते, कुछ लोग मिलकर करना चाहते हो, तो इंडिया में लोग बंदा पार्टनरशिप फर्म बनाएगा। अच्छा आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा, अच्छा पार्टनरशिप फर्म को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए थोड़े से जो लॉ है ना वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बिजनेस रेगुलेटेड फॉर्म में चले, प्रॉपर लॉ हो, आपको पता हो कंपनीज को इंडिया में रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो एलएलपी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का मिक्सचर है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप बनाने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या है कि कल को अगर ये बिजनेस लॉस में गया तो जितने का भी लॉस होगा वो सारे के सारे पार्टनर्स अपनी जेब से चुकाएंगे, सारा पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी का तो नाम ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कि यहां पे क्या है कि यहां पे जितने का भी लॉस होगा अपनी जेब से नहीं चुकाएंगे, जितने की सिर्फ जिम्मेवारी ले रखी है, जितने की बात पहले से डन हो चुकी है एलएलपी एग्रीमेंट के टाइम पे कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करते। और इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लॉ कम लगते हैं, कंपनी के बिजनेस में थोड़े से लॉ ज्यादा लगते हैं। तो ये एलएलपी जो है वो कंपनी और एलएलपी का, एलएलपी जो है कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है, तो यहाँ पे लॉ थोड़े से कम लगते हैं और कुछ कुछ बेनिफिट कंपनी के भी मिलते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो दोनों का मिक्सचर चाहते हैं, कंपनी प्लस पार्टनरशिप का, वो एलएलपी बना लेते हैं। एक होती है एचयूएफ की, आप अपनी फैमिली बंदों के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, आप अपनी फैमिली के बंदों में बिजनेस करना चाहते हो और अपने पुराने बिजनेस को कंटिन्यूटी में लीग में रखना चाहते हो, जो पहले चलता आ रहा है पुश्तैनी बिजनेस, आप उसी को और आगे बढ़ाना चाहते हो, आप चाचा दादाओं ने स्टार्ट करा था, आप सारे फैमिली मेंबर उसी में इन्वॉल्व हैं, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसे लोग एचयूएफ को बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इंडिया में धंधा करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, और हर एक धंधे वाली ऑर्गेनाइजेशन करने की जो भी आप करना चाहते हो उसके कुछ नफा है, कुछ नुकसान है, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ नुकसान है, डिसएडवांटेज है। तो बंदा अपने हिसाब से सोच के कि भाई उसके लिए क्या बेटर है, वो अपने हिसाब से बिजनेस चूज करता है। क्योंकि कई बार मेरे से बच्चा पूछता है कि सर कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस आपकी नजरों में ज्यादा बेटर है, तो मेरा जवाब यही होता है कि अगर कोई एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ज्यादा बेटर होता तो क्या बाकी अब तक बंद ना हो जाते। अगर मैं कहता हूं मान लो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सबसे बेटर है, तो बाकी तो फिर इंडिया में सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए, फिर तो लोग इंडिया में पार्टनरशिप बनाते ही ना, एचयूएफ बनाते ही ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते ही ना, सिर्फ लोग इंडिया में कंपनी बनाते, क्योंकि कंपनी अगर सबसे बढ़िया होता तो लोग कंपनी चलाते ना और कोई बिजनेस चलाते ही ना। ये बात समझ आती है ना, तो लोग हर बंदा कंपनी की फॉर्म में काम करता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो बच्चा पूछता है कि सर कोई एक फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटर है, तो अगर मैं कहता हूं अगर खाली कंपनी बेटर होती और बाकी बेकार होती, तब तक तो इंडिया में सारे बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस बंद हो जाते हैं ना। हर बंदा फिर इंडिया में कंपनी बनाता, कोई एचयूएफ नहीं बनाता, कोई एलएलपी ना बनाता, कोई पार्टनरशिप ना बनाता, लेकिन इंडिया में सारे ही तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस चल रहे हैं। इसका मतलब इंडिया में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं। आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, आपको क्या सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपको क्या बेटर लग रहा है। किसी चीज के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, किसी और चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, तो जिसको अपने हिसाब से जो बेटर लगता है वो हिसाब से बिजनेस करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार मेरे बिजनेस में कोई दूसरा बंदा इंटरफेयर ना करे, मैं अकेले काम करूंगा, वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि यार मैं अकेले काम ही नहीं कर सकता, मेरे को तो अकेले मेरे से तो होता ही नहीं, साथ में एक दो बंदे और होंगे तभी मेरा दिमाग चलता, वरना दिमाग ही नहीं चलता, साथ में गाइडेंस देने वाला कोई होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि बड़े लेवल पे भी नहीं करना, छोटे लेवल पे करना, ऐसे लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा हर बंदा अपने, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट तो बाहर वाला कोई बंदा ना है हमारे धंधे में, अपने अपने बंदे काम करें, वो एचयूएफ चलाते हैं। तो इसका एक चीज समझ आती है कि इन बिजनेसेस के अंदर हर किसी चीज के अपने नफा अपने नुकसान है, तो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों है। तो हर बंदा अपने हिसाब से सोच के बनाता है कि कौन सी उसके लिए बेटर है। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक बेटर होती तो इंडिया में सिर्फ वही चलती, बाकी सब फ्लॉप हो जाती, बाकी इंडिया में और तरीके से बिजनेस चलता ही नहीं, लेकिन हर तरीके से चलता है।
इसलिए आपको हर तरीके का पढ़ाया जाएगा। तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मगर मैं तुम्हारे आगे ना 8-10 नाम लिख रहा हूं और तुम मेरे को बताना नाम से क्या पहचान होती है, किसकी पहचान क्या है। अब मैं ना हेडिंग डाल रहा हूं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब अगर इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके कई तरीके होते हैं ना। तो मैं नाम लिख रहा हूं, आप नाम से बताना कि ये कंपनी है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या है, नाम से बताना। मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, बताओगे तुम, उसके बाद बुक से पढ़ेंगे। मान लो एक मैंने वर्ड लिखा राम बूट हाउस, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, क्या ये कंपनी है? पहला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा ABC लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? नेक्स्ट वर्ड मैंने ये लिखा PQR एंड कंपनी, नाम में कंपनी है, क्या ये कंपनी है? नेक्स्ट मैंने लिखा हजरत इनायत खान फाउंडेशन, क्या ये कंपनी है? नेक्स्ट मैंने लिखा S&J एलिक्सर लॉ स्मिथ LLP, क्या ये कंपनी है या कुछ हो रहा है, बात करेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, सलमान खान की आपने कभी नाम सुना होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा हीरालाल एंड सन्स, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, दुकानों के बाहर नाम लिखे होते हैं, किसी का नाम ऐसे लिखा होता है, किसी का ऐसे बिजनेस के बाहर। नेक्स्ट मैंने लिखा मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? तो अब हम इन सबके बारे में समझते हैं वन बाय वन। देखो, आपने राम बूट हाउस, गली मोहल्ले में जो पापा लोगों की दुकान होती है, शर्मा जनरल स्टोर, ये स्टोर, वो स्टोर, इसका ढाबा, उसका ढाबा, है ना, ये जो सब नाम दिए होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कंपनी नहीं है, ये क्या है? सोल प्रोप्राइटर। हमें नाम से पहचानना है कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, जहां पे अकेला बंदा दुकान चला रहा है। इस तरीके से जनरली लोग नाम रखते हैं, है ना, ये गोलगप्पे वाला, ये टिक्की वाला। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है। बीच में प्राइवेट आ रहा है तो कंपनी तो है, लेकिन कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। ABC लिमिटेड आखिरी में लिमिटेड आ रहा है, लेकिन बीच में प्राइवेट नहीं आ रहा, तो ये भी कंपनी है, लेकिन कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। अच्छा, इसके अंदर आ रहा है PQR एंड कंपनी, इसके नाम में कंपनी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यही कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। आप लोग अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते होगे ना, XYZ एंड कंपनी, ABC एंड कंपनी, PQR कंपनी, जनरली पार्टनरशिप वाले अपना नाम ऐसे रखते हैं। तो जांच की बात है, जिसके नाम में पार्टनरशिप आ रहा है वही कंपनी नहीं है, वो पार्टनरशिप है। जनरली इस तरीके की जो नाम की एंटिटी होती हैं वो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। तो हम नाम से पहचान कर रहे हैं कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकती है। नेक्स्ट है हजरत इनायत खान फाउंडेशन। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ये भी कंपनी है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। हमारे कंपनी लॉ के अंदर, अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है, सब तुम कंपनी लॉ में पढ़ोगे और यहां भी पढ़ोगे आगे जाके, इस सब्जेक्ट में ही पढ़ोगे। तो इस सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? नॉन प्रॉफिट कंपनी, जिसका मेन एम इंडिया में प्रॉफिट करना नहीं है। और क्योंकि इनका मेन एम इंडिया में प्रॉफिट करना नहीं होता, तो जैसे एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। एक पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होता है? लिमिटेड। लेकिन अगर कोई सरकार कहती है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी बना रहे हो जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आप ऐसी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, या भले ही वो कंपनी प्राइवेट हो, लेकिन स्टिल अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना चाहते तो ना लगाओ, अगर वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए। क्योंकि ऐसी कंपनियां इंडिया में डोनेशन लेकर वर्क करती हैं, लोगों का भला करने के लिए बनाई जाती है, संस्था बनाई जाती है।
तो इंडिया में आप नॉन प्रॉफिट कंपनी अगर बनाते हो, क्योंकि आपका मेन मोटिव प्रॉफिट है नहीं, तो देखो अगर आप किसी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिख दोगे ना, आपको डोनेशन आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी संस्था के आगे लिखा हो दिस इज फाउंडेशन, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, हजरत इनायत खां फाउंडेशन, तो ये सेक्शन 8 कंपनी है। तो ये नॉन प्रॉफिट मोटिव से बनाई गई है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों से डोनेशन लेती है और आगे लोगों का भला करती है। तो ऐसी कंपनियों को अपने नाम के आगे ना प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती। ये लोग अपने नाम के आगे ज्यादातर फाउंडेशन लगाते हैं ताकि इनको नाम से क्लियर हो कि चैरिटेबल संस्था है, इनको डोनेशन मिले। और ये कंपनी है, इंडिया में कंपनी लॉ में कंपनी खाली प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनती, नॉन प्रॉफिट के लिए भी बनती है। तो इसका जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल, ये तुम्हारे पास जो मैंने नाम लिखवाया ना, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, मेरी क्लाइंट कंपनी थी। एमसीए की साइट पे गए, एमसीए सर्विसेज में गए, यहाँ पे आता है मास्टर डेटा, मास्टर डेटा में यहाँ पे हम गए व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा हजरत इनायत, सर्च करा तो ये आ गया। देखो मिनिस्ट्री की साइट पे तो सिर्फ जो कंपनी होती है उसी की डिटेल आती है तो कंपनी, लेकिन इसके आगे लिखा क्या हुआ, फाउंडेशन। ये लोगों का भला करने के लिए बनाई गई थी संस्था, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी। देखो मैंने खोल दी, आरओसी दिल्ली है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आपने पढ़ा था ना कंपनी लॉ में दो तरह की कंपनी होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। नहीं भी पढ़ा तो अभी यहाँ पे भी आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, मैं पढ़वाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की होती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। और आगे देखो क्लास ऑफ कंपनी क्या लिखी है, प्राइवेट कंपनी। तो देखा जाए तो है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन इसके नाम के प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस तरीके की कंपनियां इंडिया में होती हैं जिनके नाम के आगे वो हैं तो प्राइवेट या पब्लिक, लेकिन स्टिल नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लिखा होता, ऐसे तरीके से लिखा होता है, क्योंकि ये लोग नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात खत्म। तो ये हमने पढ़ा। तो हजरत इनायत खां फाउंडेशन क्या है जी, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। नेक्स्ट आता है एस एंड जे एलिक्सर लॉ स्मिथ एलएलपी। ये क्या है, एलएलपी नाम से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। इसे मैंने इतना बड़ा नाम क्यों लिखा, जिस आर्टिकलशिप जिस जगह से मैंने की थी ना, उस फर्म का नाम था ये। मैंने 2-3 जगह से आर्टिकलशिप पहले काम सीखा था, तो ये इसमें से एक फर्म से जब मैंने काम सीखा था, उस एलएलपी, वो एक फर्म का नाम था एलएलपी। तो उस एलएलपी जो थी वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी, दो पार्टनरशिप थी। एस एंड जे पता कैसे बना है, हमारे एक बॉस का सरनेम था सक्सेना और एक बॉस का सरनेम था जाजू। तो सक्सेना एंड जाजू, एलिक्सर लॉ स्मिथ। एलिक्सर लॉ स्मिथ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो सोना बना दे, जिसको आप छुओ वो चीज सोना बन जाए, दैट इज कॉल्ड एलिक्सर लॉ स्मिथ एलएलपी। तो ये उन्होंने नाम रखा हुआ था इसका, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसके नाम में एलएलपी आ जाए वो क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप होती है। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ये क्या है, सोसाइटी है। अच्छा बच्चा बोलता है कि सर वो भी तो सोसाइटी, इसको भी हम सोसाइटी बोलते हैं। यस, सेक्शन 8 कंपनी को भी हम सोसाइटी बोलते हैं जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए बनी, और ये भी सोसाइटी है। बस फर्क क्या है, हमारे इंडिया में ना सोसाइटी बनाने के कई रास्ते हैं। चाहो तो आप कंपनी एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी बना लो नॉन प्रॉफिट के लिए, चाहो तो इंडिया में एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप सोसाइटी बना लो। दोनों को टैक्सेशन बेनिफिट सेम मिलते हैं, लेकिन दोनों को लॉ फॉलो करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग वहां बनाते हैं, कुछ लोग वहां बनाते हैं, जिसको जो सूटेबल लगता है वहां बनाता है। अल्टीमेटली आपकी संस्था नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो टैक्सेशन बेनिफिट दोनों को सेम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग कंपनी एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, कुछ लोग सोसाइटी एक्ट के अंदर सोसाइटी बनाते हैं। तो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के आगे मैंने सोसाइटी लिख दिया। अब वैसे आई एम नॉट श्योर कि ये सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, सेक्शन ये भी हो सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी हो, मैंने चेक नहीं करा आज तक एमसी की साइट पे, लेकिन है ये सोसाइटी। अगर मैं कहता हूं बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन या कोई और फाउंडेशन भी हो, इसकी जगह कोई और हो, तो मैं एक सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि चाहो तो आप फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना लो, चाहो तो सोसाइटी एक्ट में एक सोसाइटी बनानी है वो भी बना लो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए, ये भी नॉन प्रॉफिट के लिए बनती है। चॉइस आपकी, आपको क्या बनानी है, कहां से बनानी है। नेक्स्ट आता है हीरालाल एंड सन्स। ये क्या है, ऐसे नाम देखोगे ना किसी का एंड सन्स ये लिखा होता है, ये होती है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और एक लिखा आ रहा है मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसके बीच में ऐसे कोऑपरेटिव लिखा आ जाए, ये क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये जो मैंने लिखा है ना मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, अगर आप अमूल का बटर खाते हो, अमूल का बटर, उसके पीछे देखना लिखा होता है अमूल की जो मार्केटिंग करती है वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी देखती है। अमूल इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में चलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जहां पे सेम प्रोफेशन के लोग मिलकर, आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करते, धंधा खड़ा करते हैं,
मैंने वर्ड यूज करा सेम प्रोफेशन का कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट मतलब सब एक ही चीज है। जैसे जैसे इंडिया में ना अलग अलग तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे एक होती है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल वही है। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ज्यादातर जितने भी यहाँ पे जो मेंबर होंगे ना सोसाइटी के, वो सारे फार्मर्स होंगे, डेयरी फार्मर्स होंगे। वो सारे कौन होंगे? डेयरी फार्मर, जिनका काम है ज्यादातर वही इसके मेंबर बनते हैं। इंडिया में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फ्लैट वगैरह बनाकर बेचते हैं, बिल्डर्स करते हैं काम। इसमें जो ज्यादातर लोग होंगे वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनका आगे जाके काम यही है कि बिल्डर वाला काम करना है, या जिन लोगों को ये सब मकान वगैरह बना बनाकर बेचने। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, जैसे एक नॉर्मल कंपनी के अंदर तुम और मैं शेयर होल्डर बन सकते हैं, कोई भी। जब आप रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हो, टाटा के शेयर खरीदना चाहते हो, तो कोई तुमसे पूछता नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। वहां पे तुम किसी भी प्रोफेशन के हो, कैसे भी तुम्हारे पास पैसे, तुम शेयर खरीद लो, रिलायंस के, टाटा के, किसी के भी। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए, आप उन्हीं की कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, आप उसी तरीके के फार्मर होने चाहिए। अगर आप डेयरी, जैसे डेयरी सोसाइटी है, तो यहाँ पे आप डेयरी फार्मर होने चाहिए। ऐसे कोई एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, उसके अंदर आप एग्रीकल्चर फार्मर होने चाहिए। तो इस तरीके के आप होगे, तभी वो आपको मेंबर बनाते हैं। वहां पे कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा पूछता है कि सर सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क होता है? तो सर सोसाइटी इज मेड फॉर सोशल वेलफेयर, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेड फॉर प्रॉफिट। तो बच्चा बोलता है कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए और कंपनी भी प्रॉफिट के लिए, तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क है? तो अभी मैंने तुम्हारे को 2 मिनट पहले बताया कि कंपनी के अंदर एनीबडी कैन बिकम शेयर होल्डर, पैसा है, पैसा लगाओ, शेयर होल्डर बन जाओ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही लोग मेंबर बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं इनके, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो इंडिया में अलग अलग तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, उनको अलग अलग तरीके के नाम से लिखा जाता है। मैंने एग्जांपल देके कुछ कुछ समझाया है तुम्हारे को। तो अब हम इन सबके बारे में डिटेल में वन बाय वन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अब जरा देखो, बुक से पढ़ना शुरू करते हैं जी, सबके बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर अलग अलग तरीके की बताएगा, फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएगा। अब सबको समझते हैं वन बाय वन। अब पढ़ो क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कहता है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमें बताया ना, बड़े सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कंपनी है, एलएलपी, पार्टनरशिप, उनके फीचर्स क्या हैं, किसको बनाने के क्या फायदे, क्या नुकसान है, वो देखेंगे। एंड द फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट इन चूजिंग अ होम। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फैक्टर्स का मतलब है कि आपको कैपिटल कितनी लगानी है। अगर आपको कैपिटल कम लगानी है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे। अगर आप पे ज्यादा पैसा नहीं, आप पे मीडियम पैसा है, तो आप पार्टनरशिप बनाओगे या एलएलपी बनाओगे। आप पे बहुत ज्यादा पैसा है तो आप कंपनी बनाओगे। ये एक फैक्टर हो गया। टैक्स फैक्टर होता है, टैक्स कम देना चाहते हो, लिमिटेड पे करना चाहते हो, छोटे लेवल का धंधा करना चाहते हो, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे। थोड़ा सा बड़े लेवल का टैक्स पे बियर कर सकते हो, पार्टनरशिप बनाओगे। और बड़े बड़े टैक्सेशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े लेवल के बेनिफिट चाहिए, तो कंपनी बनाओगे। तो इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में भी आगे जाके पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है इंडिया में बहुत सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिया में अनऑर्गेनाइज बिजनेस है। इसको हम बोलते हैं इंडिया में अनऑर्गेनाइज बिजनेस। अकेला बंदा किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, लेकिन इसको कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है। लेकिन अगर आप इसी अकेला ही बंदा अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहता, तो वो बनाएगा 1% कंपनी। यहां पे भी अकेला बंदा काम कर रहा है 1% कंपनी में, और सोल प्रोप्राइटरशिप भी अकेला बंदा ऑनर है, और 1% कंपनी में अकेला बंदा ऑनर है। लेकिन 1% कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ की जो रेगुलेटरी बॉडी है, एमसीए, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो रेगुलेट करती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को एज सच कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट नहीं करती। बस यही फर्क है। तो अगर आप इंडिया में थोड़ा सा लीगल तरीके से फॉर्मल वे में काम करना चाहते हो और अकेले काम करना चाहते हो, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, तो आप 1% कंपनी बनाओ। थोड़ा सा इनफॉर्मल में, जैसे गली मोहल्ले में पापा लोग काम करते हैं फ्रीडम से, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लॉ ज्यादा लॉ वगैरह की रिश्तेदारी ज्यादा नहीं पालनी, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ। और ये सेक्शन 8 कंपनी तो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, मैंने तुम्हारे को अभी बता दिया। सेक्शन 8 कंपनी तो आपको पता ही है कौन सी कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, अभी मैंने तुम्हारे को बताया। और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसके बारे में वैसे तो तुम कंपनी लॉ में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना मान लो कि प्राइवेट कंपनी वो जहां पे थोड़े बहुत लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, अपना अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर होल पब्लिक को जोड़कर, पब्लिक इशू वगैरह लाकर, पब्लिक फंडिंग से लेकर थोड़ा बड़े लेवल का बिजनेस करना चाहते हो, तो पब्लिक कंपनी बना लो, ऐसे समझ लो अभी के लिए। बाकी कंपनी लॉ में इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। बाकी इसी सब्जेक्ट के अंदर भी आके टाइप्स ऑफ कंपनी जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, डिटेल में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बोलता है, पर ध्यान से देखना। कहता है जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
कहाँ थे हम? हाँ, तो ये था। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो समझते हैं। कहता है जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ बिजनेस इन एन ऑप्टिमाइज मैनर। वो सारी चीजों को जब आप इकट्ठा जोड़ दोगे ताकि आपको लगता है कि आपका बिजनेस अब ऑप्टिमाइज मैनर में हो पाएगा, उसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक जगह पे चाहे एक कंपनी बनाओगे, एक पार्टनरशिप बनाओगे, कुछ बनाओगे, आपको क्या चाहिए? मैन, लेबर, कैपिटल, है ना, आइडिया, आपको किस चीज बनानी है, मशीनरी, बहुत सारी चीज चाहिए होती है। तो अब आप वो सारी चीजों को जब इकट्ठा करोगे तब आप देखोगे आपको कैसे काम करना है कंपनी की फॉर्म में, एलपी की फॉर्म में, वो आप देखो सारी सोर्सेज को इकट्ठा करके। तो कह रहा है वो सारे स्टेप जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको, वो सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड, दिस में बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटरनल। जब इन सारी चीजों को जोड़ दोगे तो हम कहेंगे कि ये बिजनेस को चलाने का इंटरनल पार्ट है, इसके बिना तो धंधा नहीं चल सकता। अच्छा, बिना पैसे के, बिना मैन पावर के धंधा चल सकता है? नहीं चल सकता। और कह रहे हैं जब आपने सब सारी चीज डिसाइड कर ली कि क्या क्या लगानी है, उसके बाद अब ये देखना पड़ेगा बिजनेस को कैरी ऑन कैसे करना है। तो बिजनेस को सारी चीज जोड़ने के बाद किस तरीके से कैरी ऑन करना है, तो जिस फॉर्म से आप कैरी ऑन करोगे उस फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मान लो आप पे पैसा भी है, आप पे आइडिया भी है, आप पे कैपिटल है, आप पे मैन पावर है, मगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अब धंधा कौन सा चलाऊं, पहले ये सोच रहे हो। अब आपको लग रहा है छोटा मोटा धंधा चलाना है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे, तो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चूज करोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप वाली। आपको थोड़ा बड़े लेवल वाला धंधा करना है, कुछ लोग मिलकर करेंगे, आप पार्टनरशिप बनाओगे। आपको लगता है और बड़े लेवल वाला धंधा करना है, आप कंपनी बनाओगे। तो कह रहा है चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इज अ क्रूशियल टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। आपको चूज करना पड़ेगा और वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बता ही दिया। और कह रहे हैं आपके नेचर पे, आपके ऑब्जेक्ट पे, आप बिजनेस कौन सा करेंगे, उसका साइज क्या रहेगा, छोटा बड़ा, कितना बड़ा बिजनेस होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अच्छा, जैसे ही आप किसी को बोलते हो मेरे पापा की दुकान है, तो एक नॉर्मल बंदा क्या सोचता है? ठीक है, छोटा मोटा काम होगा, ठीक होगा। जैसे आप बोलो किसी को मेरे पापा की कंपनी है, बंदा सोचेगा कंपनी है इसके पापा की, बड़ा ही काम होगा। तो इसका मतलब एक चीज समझ आती है कि चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की होगी डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होगा, आप किस तरीके का काम करना चाहते हो, उसका साइज क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये कई तरीके की टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने देख ही ली। अब सबके बारे में वन बाय वन पढ़वाएगा। सबसे पहले आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो हमारे पापा, सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस यही है। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो आपके और मेरे पापा लोगों की गली मोहल्ले में दुकान होती है। तो कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इन वन पर्सन ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। No legal formalities are required to create a sole proprietorship other than an appropriate licensing to conduct a business and registration of a business name if it differs from a sole proprietorship। यार इसका मतलब क्या समझना? कहता है एक दुकान चलाने के लिए गली मोहल्ले में आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, कोई लॉ फॉलो नहीं करने होते, सिर्फ दो चार चीजें चाहिए होती हैं। एक, अगर आपका बिजनेस कोई ऐसा है जिसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए हो तो वो लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, अगर आपने गली मोहल्ले में गोलगप्पे की, टिक्की की, चाट की या फूड आइटम्स वाली आपने रेस्टोरेंट टाइप दुकान खोली है, आपने छोटा मोटा ढाबा खोला है या रेस्टोरेंट खोला है छोटा मोटा गली मोहल्ले में, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, FSSAI का, फूड सेफ्टी लाइसेंस बोलते हैं इसको, लेना पड़ता है ताकि आपका खाना प्रॉपर सही है या नहीं है। तो है वो कंपनी नहीं है, वो है तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन आपको ये वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपका एक टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपने देखा हो जब खाना खाने आते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, भले वो कंपनी की फॉर्म में नहीं है, गली मोहल्ले में थोड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके अकेले अंकल एक ऑनर है, उसके पुरानी दुकान चलती आ रही है, लेकिन वो लोग जीएसटी काटते हैं बिलिंग के ऊपर, तो वो उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि उनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है ना। प्लस साथ में अगर उनको लगता है कि उनका नाम कॉपी ना हो जाए तो आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, लिखा है ना रजिस्ट्रेशन। अगर आपका नाम आपकी दुकान के नाम से अलग है, मतलब आप जैसे मान लो मेरा नाम रमन है, लेकिन मान लो मेरी दुकान, जैसे हमारे इसी को ले लो जो हमारी टीचिंग इंडस्ट्री, जैसे हमारी टीचिंग ब्रांड का नाम क्या है, AFLM, और मेरा नाम क्या है, रमन। तो हमने AFLM के नाम से ट्रेडमार्क ले रखा था कि इस नाम को कोई कॉपी ना कर ले, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था कि मेरा नाम कोई चोरी ना कर ले। तो कह रहा है आपको छोटे मोटे क्या करने पड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको एज सच कोई बड़े लॉ फॉलो नहीं करने होते हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप चलाने के लिए। और कह रहा है आपकी जो इनकम और जो लॉस है वो ITR की रिटर्न जाती है, आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जाती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल की स्लैब रेट वाली जो आपको पता है वही जाएगी, काम हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के फायदे क्या है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फीचर्स क्या है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और इजी टू स्टार्ट है। पहले देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर के अंदर आ रहा है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि देखो इसमें ना रिस्क बहुत बड़ा है, कहते हैं ना रिस्क क्या तो इश्क है, वो वाली बात है कि आपके अकेले की दुकान है तो जो कमाओगे तुम्हारा, जो गवाओगे वो भी तुम्हारा।
जितने कर्जे लोगे फिर सब कुछ बिकवाया जा सकता है चुकाने के लिए। तो क्या बोलता है, जस्ट एज अ पार्टनरशिप, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो सेपरेट। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी, आपको पता क्या एक दुकान की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? जैसे कंपनी की क्या होती है, जैसे आपको पता होगा, कंपनी जो होती है, कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, इनकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आई होप आप सेपरेट लीगल एंटिटी समझते होगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की खुद की एक पहचान होती है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अच्छा इसको लीड कौन करता है, मुकेश अंबानी सर। तो लीड वो कर रहे हैं, अगर मान लो मुकेश अंबानी रिलायंस के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस, अगर मार्केट से 100 करोड़ रुपीस बोरो करते हैं, 100 करोड़ रुपए का क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रिलायंस अंबानी ने लिया है, हम क्या बोलेंगे, लोन रिलायंस ने लिया है। रिलायंस की खुद की एक पहचान है। एंड कल को अगर ये रिलायंस लोन नहीं चुका पाती तो केस अंबानी के ऊपर नहीं होगा, रिलायंस पे होगा। इसका मतलब कंपनी और एलएलपी सेम, ऐसे सेम एलएलपी में भी होता है। इसका मतलब कंपनी और एलएलपी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी खुद की एक पहचान होती है। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, एचयूएफ होती है, एटसेट्रा, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। नहीं होती का मतलब इनकी खुद की एक पहचान नहीं है। अगर कल को अगर पार्टनरशिप फर्म 50 करोड़ का लोन लेके आती है, तो कल को अगर वो नहीं चुका पाती तो केस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं होगा, पार्टनर्स के नाम पे होगा। सेम ऐसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, मान लो मेरी जैसे एएफएलएम है ना, तो अगर एएफएलएम ने 50 करोड़ का लोन लिया, तो केस अगर कल को मैं नहीं चुका पा रहा, तो केस एएफएलएम के नाम पे नहीं होगा, रमन के नाम पे होगा, मेरे नाम पे होगा। मेरी एंटिटी की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि वो कोई उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन अगर यही मैं कंपनी चला रहा होता और मेरी कंपनी लोन लेती, तो केस कंपनी के नाम पे होता, मेरे नाम पे नहीं होता। सेम अगर मैं एलएलपी चला रहा होता, मेरी एलएलपी लोन लेती, तो केस एलएलपी के नाम पे होता, मेरे नाम पे नहीं होता। एलएलपी की खुद की क्या है, एक पहचान है। तो इस वो कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो इसलिए जो भी वो पैसा लेगा उसकी खुद की लायबिलिटी अपने रिस्क पे लेगा, अपने हिसाब से उसको चुकाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ज्यादातर ये, इसमें ज्यादातर लोग स्मॉल बिजनेस करते हैं, और कह रहा है अगर एक प्लान जो है वो लोन की फॉर्म में चलता है और वो एंड अप पेइंग पेनल्टी, फाइन खत्म हो जाता है, इट इज बेस्ट टू रजिस्ट्रेशन इनटू ओपीसी। और कह रहा है अगर आपको लगता है कि आप ये वाला प्लान फेल हो गया, या आप इसको बढ़िया तरीके से नहीं चला पा रहे, या हो सकता है आप और अच्छे तरीके से चला रहे हो और आपने सारे लोन वोन चुका दिए, या ऐसा भी हो सकता है उल्टा हो गया हो कि लोन लिए थे नहीं चुका पा रहे हो और ये धंधा खत्म हो गया, आपकी इमेज खत्म हो गई, तो बेटर है वगैरह कंपनी की फॉर्म में बेटर करो, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करो। आजकल ओपीसी, मैंने बताया ना ओपीसी क्या है, 1% कंपनी। और मैंने तुम्हारे बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में फर्क, सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी में फर्क क्या होता है, दोनों को एक ही बंदा चलाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा फॉर्मल वे में काम करना चाहते हो तो 1% कंपनी बनाओ, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में बिना लॉ फॉलो करे काम करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ। अब 1% कंपनी बनाने का फायदा क्या है कि यहां पे जैसे 1% कंपनी बनाओगे, कंपनी तो कंपनी है, तो आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलने का फायदा क्या होगा कि कल को अगर आप कोई भी लोन लोगे तो वो आपके नाम पे नहीं आएगा, कंपनी के नाम पे आएगा। और कल को अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो केस आपके नाम पे नहीं होगा, कंपनी के नाम पे होगा। तो उससे फायदा क्या होगा, जब आपके नाम पे केस नहीं होगा, कंपनी के नाम पे होगा, कल को कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो कंपनी का रिकॉर्ड खराब होगा, आपका सिविल खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे थे, आपने सुना होगा ना बंदों का सिविल स्कोर होता है, लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे थे जिसके बेस पे लोन मिलता है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है उतना अच्छा लोन मिलता है। लेकिन अगर मान लो कल को अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे थे और आप लोन का पैसा नहीं चुका पाए तो केस आपके नाम पे होगा, आपका सिविल स्कोर खराब होगा। लेकिन अगर आप कंपनी की फॉर्म में चला रहे थे, 1% कंपनी की फॉर्म में, और कल को आप लोन नहीं चुका पाए तो केस कंपनी के नाम पे होगा, आपके नाम पे नहीं होगा। तो कंपनी की इज्जत जाएगी, आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आप तो इंडिविजुअली लेवल पे ठीक ही हो। ये बात समझ आती है। तो कह रहे कंपनी बनाने के फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी है। अगर आप कंपनी बनाओगे फिर आपको लॉ ज्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में लॉ नहीं फॉलो करने पड़ते, इतनी रिटर्न्स फाइल नहीं करनी पड़ती, इतने सीएस को हायर नहीं करना पड़ता। तो हर चीज के नफा नुकसान तो होते ही हैं, तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो आपको अपने साथ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इजी टू स्टार्ट। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कोई दिमाग लगाना पड़ता है? सुबह शटर खोला, सामने वाले बंदे की दुकान किराए पे ली, खोल लिया, या दुकान खरीदी, शटर खोल दिया, दुकान खुल गई। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं, धंधा बनाओ, स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आती है पार्टनरशिप। अब ये क्या बोलता है, व्हेन 2 और मोर पीपल कम टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलके बिजनेस करने आते हैं, एंड पूल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। आपने देखा ना, मान लो अगर हमने 1 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है और 4 पार्टनर है, सब 25-25 लाख लेकर आ गए, पूल फंड सबने इकट्ठा कर अपना पैसा आगे, इट इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। और आपको ये पता होगा, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट। आपको 11वीं 12वीं में पढ़ाया गया होगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लाइन पढ़वाई गई थी ना 11वीं 12वीं में।
तो उसमें आपको ये सिखाया गया था पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, चाहे तो सारे कुछ लोग मिलकर चलाएं, कई एक सबके बिहाफ पे चलाए, और विच इज वहां पे क्या लिखा था, विच इज कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। और तो इसका मतलब पार्टनरशिप इंडिया में खाली प्रॉफिट करने के लिए बन सकती है, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बन सकती। और इस इंडिया में आपने एक चीज और पढ़ी थी कि इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता। हालांकि आप पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में पढ़ोगे कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो आप किसी आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते पैसे की रिकवरी के लिए, लेकिन वो आप पे केस कर सकता है। अगर आपने आप किसी आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते, आपने अगर किसी से पैसे का क्लेम करना है, सेट ऑफ करना चाहते हो, मान लो आपने किसी से 10 लाख रुपए लेने हैं और उसने आपसे 20 लाख रुपए लेने हैं, तो आप कायदे से तो क्या करोगे, सेट ऑफ कर लोगे ना, देख भाई 10 मैंने लेने हैं, तूने मेरे से 20 लेने हैं, तो एक काम कर उस 10 को माइनस कर दे जो मैंने तेरे से लेने हैं, बस बैलेंस 10 ले ले। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। ऐसा होता है ना, मान लो मैंने किसी दोस्त से 100 रुपए लेने हैं, उसने मेरे से 150 रुपए लेने हैं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, देख तूने मेरे से 150 लेने हैं लेकिन 100 तो मैंने भी तेरे से लेने हैं, एक काम कर बाकी के 50 और ले ले, बैलेंस वाले 100 जो मैंने उससे लेने थे वो सेट ऑफ हो गए। लेकिन लॉ कहता है सेम ऐसे, अगर मान लो मैंने किसी से 10 लाख रुपए लेने थे, उसने मेरे से 15 लाख रुपए लेने थे, तो मैं कायदे से उसको ये बोलूंगा ना कि भाई मेरे जो मैंने 10 लाख लेने वो सेट ऑफ करके बैलेंस 5 और ले ले। लेकिन लॉ कहता नहीं, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो तो आपसे पूरे पैसे ले सकता है, लेकिन आप उससे खाली 100 रुपए तक ले सकते हो, तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो बेटर होता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लेना चाहिए। तो इसलिए आपने 11वीं बारे में पढ़ा हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, लेकिन इट इज बेटर टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। और पार्टनरशिप फर्म इंडिया में कैन नेवर बी मेड फॉर सोशल पर्पस, इट इज ओनली मेड फॉर प्रॉफिट। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, 50 से नहीं हो सकते। तो यही वो बोल रहा है, कह रहा पार्टनरशिप फर्म आर क्रिएटेड बाय ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड बनती है आपस में अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसके अंदर आपने एक चीज मैंने बताया ना 50 की लिमिट होती है, तो सेक्शन 464 वो लिमिट कंपनी एक्ट ने लगाई है। कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट बता सकती है जो कि 100 से एक्सीड नहीं करेगी। अब बच्चा ने 100 सुनते कंफ्यूज हुआ था, सर अभी तो आपने 50 बोला, सुनना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि लिमिट बता सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट बताई कितनी है अभी के लिए, देखो क्या बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप ऑफ इज टू अप टू द 50। इसका मतलब एक पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो फिर सर ये 100 क्या है, ये 100 सरकार के पास पावर है कि सरकार आने वाले टाइम पे इस 50 की लिमिट को चेंज करके 100 तक लेकर जाना चाहे तो लेकर जा सकती है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो गई कि अभी के लिए एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50। अगर आने वाले टाइम पे सरकार इसको 70 करना चाहे, 80 करना चाहे, इस लिमिट को 100 तक लेके जाना चाहे तो कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर मान लो सरकार ने आने वाले टाइम पे लिमिट 100 कर दी, तो इसका मतलब होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। अगर आने वाले टाइम पे सरकार ऐसा कर दे तो, या पार्टनरशिप फर्म में आने वाले टाइम पे सरकार ने लिमिट 80 कर दी, तो इसका मतलब है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 80 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। क्या आने वाले टाइम पे सरकार 120 कर सकती है? नहीं, क्योंकि सरकार को मैक्सिमम पावर कहां तक दी है, एक्ट ने 100 तक की दी है। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में 100 से ज्यादा की लिमिट सरकार प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन अभी के लिए कितनी प्रेस्क्राइब की हुई है, 50 की। तो अभी के लिए एज ऑन नाउ अगर हम बोले तो एक पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या, पहले तो इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहां पे मैंने आपको बताया ना कि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती नहीं है, तो जो पार्टनर्स उनके पर्सनल नाम पे केस होगा, तो जितने का भी लोन लिया होगा सारे पार्टनर्स पहले पार्टनरशिप के एसेट बेचेंगे। अगर एसेट बेचने के बाद भी डेफिशिएंसी रह गई तो उनको अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एक XYZ फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है X, Y और Z। 3 कौन है इसके अंदर, पार्टनर्स हैं। एक XYZ फर्म है और उसके अंदर 3 पार्टनर X, Y और Z। मान लो इस फर्म ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और मान लो इस फर्म के पास, ये तो हो गई इनकी लायबिलिटी, और मान लो फर्म का धंधा अच्छा नहीं चल रहा और फर्म के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 70 लाख रुपए के हैं, 70 lakhs के। इसका मतलब अगर पार्टनर्स, देखो अगर कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं। और बिजनेस को बंद करते वक्त हम क्या करते हैं, उसके एसेट्स आर सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, उसके सारे एसेट्स बेच देते हैं, उससे लायबिलिटी चुकाते हैं। तो अगर हम इस पार्टनरशिप फर्म के सारे एसेट्स बेच भी दें, तो अगर हम 1 करोड़ के हमारे पास लोन है, अगर हम सारे एसेट 70 लाख के सेल भी कर दें, तो एसेट 70 लाख के हैं लेकिन लायबिलिटी कितने की है, 1 करोड़ की, तो स्टिल हमारे पास डेफिशिएंसी कितने की रहेगी, 30 लाख रुपए की। स्टिल हमारे पास 30 लाख रुपए कम पड़ रहा है ना। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है 1 करोड़ की, मतलब पार्टनर्स को 1 करोड़ चुकाना है, लेकिन पार्टनरशिप के सारे एसेट कितने के, 70 लाख के, अगर हम सारे बेच भी देंगे तब भी 30 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो 30 लाख रुपए इनको अपनी जेब से चुकाने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब जो कम पड़ेगा आपको अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर एक कंपनी होती तो कंपनी में पता है क्या होता है, आपको पता है, कंपनी में सिर्फ जितने कंपनी के एसेट हैं
सिर्फ उसी से चुकाया जाता है। अगर कंपनी के एसेट्स खत्म हो गए और लाइबिलिटी अभी भी ज्यादा है, जैसे इस एग्जांपल में 30 लाख की डेफिशिएंसी है, तो मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को अपनी जेब से नहीं चुकाना होता, सिर्फ जितना कंपनी का एसेट उतना चुकाया जाएगा, उसके बाद कंपनी को बंद करा दिया जाएगा, बात खत्म। अब सामने वाले को उसको पूरा पैसा मिला नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के केस में सिर्फ क्या होगा, एसेट्स सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ। अगर एसेट्स पूरे नहीं भी पड़ रहे हैं, डेफिशिएंसी हो, जैसे इस एग्जांपल में 30 लाख की डेफिशिएंसी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब कंपनी पे ताला लग जाएगा, लेकिन मेंबर्स को पर्सनली अपनी जेब से नहीं चुकाना होता। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनर्स को अपनी जेब से चुकाना पड़ता है जितना बच गया। तो इसलिए पार्टनरशिप का नुकसान है। लेकिन फायदा क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर लॉ कम फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर लॉ ज्यादा लगते हैं, सीएसीएस सीएमए को हायर करना पड़ता है, कंप्लाइंसेस ज्यादा होते हैं, कॉस्ट ज्यादा आती है। तो हर उधर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है, इधर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट भी नहीं है। तो कुछ फायदे इधर है कुछ उधर है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ज्यादा बर्डन नहीं है, अपने हिसाब से काम करो। कंपनी वाले लोग परेशान रहते हैं, इस साल ये रिटर्न जाएगी, इस 6 महीने में ये रिटर्न जाएगी, इनको ये सब कुछ करना नहीं होता, सिर्फ साल के एंड में टैक्स की रिटर्न भर दो, बात खत्म। इनको बाकी दिमाग नहीं लगाने होते, ये फॉर्म वो फॉर्म ये सब फाइल नहीं करने होते, इनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तो इनका स्ट्रक्चर पार्टनरशिप का थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना भी ऑप्शनल होता है, कंपनी को रजिस्टर कराना भी मैंडेटरी होता है। तो उसके कुछ अपने फायदे, इसके कुछ अपने नुकसान है। तो पहला तो क्या है, इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो इसके लिए जो भी पार्टनर होगा उसको अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा अगर कुछ कम पड़ गया। दूसरा क्या, इजी टू स्टार्ट है, इसको भी स्टार्ट करने के लिए दिमाग तो लगाना नहीं होता, पार्टनरशिप डीड बनाओ और स्टार्ट कर लो, सिंपल है। लेकिन प्राइवेट कंपनी एलएलपी को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव क्यों लिखा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिव में थोड़ी सी महंगी है। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्यादा पार्टनर है, एक से ज्यादा बंदे होते तभी पार्टनरशिप फर्म चलती है। तो पार्टनरशिप का बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको चलाने में थोड़े से खर्चे ज्यादा आते हैं कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन स्टिल कंपनी के कंपैरेटिव में, एलएलपी के कंपैरेटिव में सस्ती है, इसके खर्चे कम है एज कंपेयर टू कंपनी और एलएलपी। नेक्स्ट आता है एचयूएफ। एचयूएफ क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहां पे एक ही फैमिली के बंदे मिलकर इकट्ठे काम करना चाहते हैं तो एचयूएफ है। अच्छा एक चीज और याद रखना, वैसे एचयूएफ की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स एचयूएफ को सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है सिर्फ टैक्स के पर्पस के लिए। ओवरऑल में एचयूएफ की, जैसे कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी हर जगह है, कंपनी लॉ के पर्पस से भी, नॉर्मली भी, कि कंपनी एक अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग चीज है। एचयूएफ को अलग एंटिटी नहीं माना जाता, एचयूएफ के मेंबर्स को अलग एंटिटी नहीं माना जाता नॉर्मली, सिर्फ टैक्सेशन पर्पस के लिए एचयूएफ को दोनों को अलग माना जाता है। तो एचयूएफ के ऊपर टैक्स अलग लगता है और एचयूएफ के इंडिविजुअल जो बंदे हैं उन पर टैक्स अलग लगता है, सिर्फ टैक्सेशन पर्पस के लिए। तो इसलिए एचयूएफ का अलग से एक पैन कार्ड बनता है, तो वो बता रहा है। और एचयूएफ के फायदे क्या है कि एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए एचयूएफ को, और इनको ज्यादातर प्रॉपर्टी, इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, पेरेंट्स वगैरह से मिलती है। जैसे इसमें एक चीज कही जाती है कि एचयूएफ ना स्टेटस से अराइज होती है, समझते हो, स्टेटस से अराइज होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट से अराइज होती है। एचयूएफ कैसे अराइज होती है, स्टेटस से, लेकिन पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है, एग्रीमेंट से राइज होती है। दोनों में फर्क समझते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट खाली कौन कर सकता है, जो 18 साल है उससे ऊपर का हो। लेकिन एचयूएफ के अंदर अगर आपको एचयूएफ का मेंबर बनना है तो आपको, तो एचयूएफ में तो क्या होता है, आपको 11वीं 12वीं में पढ़ाया गया होगा, जो एचयूएफ के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो फ्रॉम द डे वन उसका मेंबर होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस। स्टेटस मींस आपको कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, फ्रॉम बाय बर्थ ही क्या हो, उसके एचयूएफ के ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हो। लेकिन पार्टनरशिप और अपनी फैमिली के बंदे ही मेंबर बनते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बंदा आउटसाइडर भी मेंबर बन सकता है। वैसे 18 साल का होगा, एग्रीमेंट कर ले और पार्टनर बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है एनी चाइल्ड जो भी उसमें एचयूएफ में बर्थ ले रहा है वो फ्रॉम द डे वन ही क्या है, उसका मेंबर है, उसको अलग से कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वो स्टेटस से क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट आता है जी एलएलपी। अब ये मैं तुम्हारे को बता चुका हूं एलएलपी क्या है। एलएलपी इज अ मिक्सचर ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। अच्छा पार्टनरशिप का फायदा क्या होता है, अभी आपने देखा पार्टनरशिप में स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लॉ कम फॉलो करने होते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंपनी की तरफ जाएं तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन लॉ ज्यादा फॉलो करने होते हैं। एलएलपी दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या होता है कि लॉ लिमिटेड फॉलो करने होते हैं, पार्टनरशिप से थोड़ा सा ज्यादा और कंपनी से थोड़े से कम, लॉ थोड़े से कम फॉलो करने होते हैं एज कंपेयर टू कंपनी। और दूसरा फायदा जो ये तो हो गई स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल की बात, लेकिन जो नुकसान था पार्टनरशिप में, ये तो हो गई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इसका ये बेनिफिट पार्टनरशिप से उठाया गया है, क्योंकि पार्टनरशिप में लॉ कम लगते हैं तो एलएलपी में भी लॉ कम लगते हैं, तो ये चीज पार्टनरशिप से उठाई। लेकिन पार्टनरशिप का नुकसान क्या था कि लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, कंपनी की तरफ लिमिटेड होती है, तो वो वाली चीज उन्होंने कंपनी से उठा ली कि एलएलपी के अंदर जो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो कुछ चीजें उन्होंने कंपनी से उठाई, कुछ चीजें उन्होंने पार्टनरशिप से उठाई, तो दोनों का मिक्सचर क्या है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर क्या है, एलएलपी। तो एलएलपी इज अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी। अल्टरनेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, कंपनी, पार्टनरशिप, तो उन्हीं का एक अल्टरनेट वे कौन सा है, एलएलपी। अब चाहो तो इससे भी बनाओ। इसके अंदर कह रहा है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा है, साथ में इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की, आप अपने हिसाब से चलाओ। अच्छा पार्टनरशिप में क्या होता है, लॉ कम फॉलो करने होते हैं, आप अपने हिसाब से पार्टनरशिप डीड बनाते हो
और उसके हिसाब से पार्टनरशिप को चलाते हो। अच्छा, कंपनी में सब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कंपनी में तो प्रॉपर एमओए एओए बनते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, प्रॉपर रूल्स बनते हैं, और वो रूल्स प्रॉपर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं, आप अपने हिसाब से छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में कर सकते हो। तो इन्होंने यहां पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी हमने पार्टनरशिप वाली दी है, क्योंकि एलएलपी के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट बनता है और पार्टनर्स अपने हिसाब से बनाते हैं है, और लॉ आपके ऊपर पार्टनरशिप से कम, पार्टनरशिप थोड़ा ज्यादा लेकिन कंपनी से कम लग रहे हैं। तो कुछ फायदे वहां के, कुछ फायदे यहाँ के, अपने हिसाब से बना। और कह रहा है एलएलपी का कंसेप्ट इंडिया में 2008 में लाया गया था। कह रहे हैं यहाँ पे फ्यूअर कंप्लायंसेस होते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी, लॉ कम फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ये भी एक फायदा है। फीचर्स क्या है, सूटेबल फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेस, मतलब आप बहुत बड़े लेवल का बिजनेस नहीं करना चाहते, छोटे लेवल का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हो। जैसे हमने पार्टनरशिप और ओपीसी में पढ़ा था, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी में, अगर आप ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहते हो आप 1% कंपनी बनाओ, आप नॉन अनऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहते हो आप पार्टनरशिप बनाओ। सेम इसी तरीके से दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हो तो आप एलएलपी बना लो, छोटे लेवल का बिजनेस है, मतलब मिडिल लेवल का बिजनेस, ज्यादा बड़ा नहीं है। और अनऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हो तो आप नॉर्मल पार्टनरशिप बनाओ, और ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हो एलएलपी बना लो। तो नॉन स्केलेबल मतलब ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहते, नॉन स्केलेबल नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा, स्केलेबल नहीं है, नॉन स्केलेबल है, छोटे लेवल पे रहेगा, नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप से ऊपर रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से ऊपर रहेगा, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पे जाएगा, है ना। और आपको ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, थोड़े लेवल पे करना चाहते हो, लेकिन फॉर्मल वे में करना चाहते हो आप ये बनाओ। कंप्लायंसेस कम है, फ्यूअर कंप्लायंसेस, देखो मैंने भी तो आपको बताया ना, जैसे कंपनी लॉ की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, एमसीए, तो एलएलपी को भी रेगुलेट एमसीए करती है। तो कह रहा है एमसीए नहीं, एमसीए ही इनको रेगुलेट करती है, लेकिन इनके लॉ कम लगते हैं, इनके ऊपर लॉ कम लगते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जैसे आपको याद होगा पार्टनरशिप के अंदर तो क्या होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, मिनिमम तो 2 ही होंगे पार्टनर बनाने, तो मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं एलएलपी में, एज सच मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी खत्म हो गई एलएलपी। अब हम बढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या देखते हैं, अब आगे बढ़ो कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तुम्हारे को थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि अमूल वालों का है। और मैंने तुम्हारे को अभी बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तब बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पे आप लोगों का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, और वहां पे जो ज्यादातर मेंबर बनते हैं वो वही होते हैं जिनको उस फील्ड की नॉलेज होती है। ये अमूल की थी ना। और तुम्हारे को इसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे एग्जांपल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी होती हैं। फार्मर्स वाली होती है, अगर कोई फार्मिंग वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें सारे फार्मर्स ही जुड़ते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हालांकि इनका मोटिव प्रॉफिट और नहीं अर्न करना ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर की जैसे कंपनी में कोई भी बंदा शेयर होल्डर बन जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जनरली ये लोग उसी को मेंबर बनाते हैं जो उस फील्ड की नॉलेज रखते हैं, उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोग मिलकर एक संस्था बना रहे हैं, यूजुअली लिमिटेड, यूजुअली ऑफ लिमिटेड मींस, लिमिटेड मींस का मतलब होता है जहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है। यहां पे लिखा है ना कोऑपरेटिव लिमिटेड, मैंने बताया ना, जैसे प्राइवेट कंपनी के क्लास में लिमिटेड लिखा होता है, ऐसे इसके क्लास में भी कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब होता है कि इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। जैसे कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितने का एसेट्स होंगे सिर्फ उतना ही बिकवाया जाएगा, या जितना उनके शेयर पेन पे रहेगा वो पर्सनली लायबल नहीं होते। सेम ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वो लोग पर्सनली लायबल नहीं होते। कहता है यहाँ पे ये लोग वॉलंटरली इकट्ठे जुड़ते हैं, इनका कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। कॉमन समझ रहे हैं ना वर्ड, कॉमन, सबका गोल एक ही है। जैसे अगर डेयरी फार्मर है, सब चाहते हैं कि दूध की सेल बढ़ जाए, और सारे जो लोग उसमें मेंबर बने जाते हैं वही हैं। अगर वह हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सारे चाहेंगे कि वो हाउसिंग से रिलेटेड जो बिल्डर टाइप लोग हैं वो जुड़ते हैं उसमें। अगर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहां पे ज्यादातर फार्मर्स जुड़ते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। और ये लोग इसके अंदर जिनको एक फील्ड की, जैसे मान लो कोई फार्मर है जिसको सप्लाई करनी अच्छी आती है, कोई फार्मर ऐसा है जिसकी प्रोडक्शन अच्छी है, कोई फार्मर ऐसा है जिसको क्रॉप्स कैसे उगानी है उसकी नॉलेज ज्यादा है, तो इस तरीके के लोग जुड़ते हैं और मिलकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं, ये यूनिटी म्यूचुअल कंसेंट देकर इकट्ठे होते हैं, इनका कॉमन पर्पस होता है, और ये जनरली चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए भी काम करते हैं। जनरली कई बार करते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमेशा प्रॉफिट के लिए होते हैं, लेकिन मेजरली ये प्रॉफिट के लिए होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 कंपनी, जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और ये तो आपको पता ही है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट करना है ही नहीं है। कॉमर्स, आर्ट, साइंस ये सब के लिए बनती है। और अगर आप लोग कंपनी लॉ में इसके बारे में पढ़ चुके हो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ भी पढ़ोगे। जो नॉन प्रॉफिट कंपनी, इसका मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था अभी, हजरत इनायत खान फाउंडेशन, तुम्हारे को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइट पे दिखाया भी था। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी क्योंकि प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनी है, तो इसको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती। और नेक्स्ट एक चीज, ये साइंस, आर्ट, चैरिटी, प्रमोशन, कॉमर्स, इसमें से किसी भी एक चीज के लिए बनेगी, वेलफेयर करने के लिए वगैरह के, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए बनेगी। और नेक्स्ट एक चीज ध्यान देनी होती है कि सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं होता। यहाँ पे लिखा है नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर्स। सेक्शन 8 कंपनी को जो भी पैसा वो कमाएगी, जैसे नॉर्मल कंपनी क्या होती है, पैसा कमाते हैं डिविडेंड बांट देती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं होता। वो जो भी पैसा कमाएगी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी।
अब सेक्शन हेड कंपनी के फीचर्स क्या है? ये कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में से किसी भी चीज के लिए बन सकती है। जो भी पैसा कमाएगी अपने ऑब्जेक्ट में रीइन्वेस्ट करेगी। इसको डिविडेंड देना मना है। इसको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती। एक मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो खैर आजकल किसी भी कंपनी में नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 1 लाख की कैपिटल चाहिए, एक पब्लिक बनानी है तो मिनिमम 5 लाख की कैपिटल चाहिए। पहले ऐसा होता था, अब तो खैर वहां से भी वो लिमिट हट चुकी है। आजकल तो खैर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए भी कोई मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको लॉ संभालने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है, तो इसमें थोड़ा सा झंझट कम होता है, तो लॉ कम फॉलो करने होते हैं, तो ज्यादा बर्डन कम होता है, वो ये कह रहा है। नेक्स्ट आता है 1% कंपनी। मैंने तुम्हारे को भी थोड़ी देर पहले बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी जनरली एक ही तरीके की होती है, बस सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज फॉर्म है, 1% कंपनी थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करती है। 1% कंपनी कंपनी एक्ट में बनती है, इसको चलाने वाला एक ही मेंबर होता है। और जब तुम कंपनी लॉ में आगे जाके पढ़ोगे भी कि 1% कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में बनती है। इसका नाम ऐसे लिखा जाता है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, या तो लिख दिया जाएगा ओपीसी शॉर्ट में, या फिर पूरा लिखा जाएगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में 1% कंपनी। तो 1% कंपनी होती प्राइवेट कंपनी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक ही मेंबर होता है तो इसलिए उसका, और 100% शेयर्स एक ही बंदे के पास होते हैं, तो इनको अपने नाम में ब्रैकेट में 1% कंपनी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, या क्योंकि ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह ही है, तो इसके ऊपर कंपनी लॉ तो लगेगा, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज इनके ऊपर लॉ कम लगते हैं। और हर एक कंपनी को ना एक जनरल मीटिंग करवानी होती है। अब जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। लेकिन क्योंकि 1% कंपनी के अंदर, तो इस कंपनी के अंदर तो एक ही शेयर होल्डर होता है और 100% शेयर उसी के पास होते हैं। यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर होता है और 100% शेयर्स उसी के पास होते हैं, तो इसलिए 1% कंपनी को जनरल मीटिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। और क्योंकि एक ही शेयर होल्डर जनरल मीटिंग क्या करवाएगी? मीटिंग किससे? देखो, मीटिंग का मतलब ही क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर आपस में डिस्कशन करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब शेयर होल्डर ही एक ही है तो इसको मीटिंग करने की जरूरत नहीं, इसलिए ओपीसी को जनरल मीटिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ओपीसी में एक साथ में जब एक मेंबर अपॉइंट किया जाता है, तो साथ में मान लो मेंबर को अपॉइंट करा मिस्टर एक्स, वो उसका शेयर होल्डर है, 100% शेयर उसी के पास है, तो साथ में एक नॉमिनी भी अपॉइंट किया जाता है, साथ में ही किया जाता है। मान लो वो मिस्टर वाई कर दिया। इसका काम क्या होता है कि कल को अगर ये मर गया या इसकी अनसॉन माइंड हो गया, तो इसकी जगह पर ये आकर मेंबर बन जाएगा। फिर जो नया मेंबर बनेगा वाई, ये अपने नीचे मेंबर अपॉइंट करेगा, नॉमिनी अपॉइंट करेगा। तो इस तरीके से ओपीसी वर्क करती है। तो इसमें भी बाहर वाले बंदों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक ही शेयर, जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही बंदा होता है, 1% कंपनी में भी एक ही बंदा होता है, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। बस फर्क इतना होता है कि 1% कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी की फॉर्म में बनी, इनको लॉ फॉलो करना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे ये सब चीजें नहीं होती दिमाग लगाने वाली। तो वो क्या बोलता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में ना लॉ का बर्डन भी कम है, लेकिन उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन वो यहाँ पे मिलता है। तो हर चीज के अपने नफा नुकसान तो होते ही है। तो ओपीसी एक कंपनी है जहां पे एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर उसमें 100% शेयर उसी के पास होता है, और वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, जो कल को अगर उस मेंबर की डेथ हो गई या इनकेपेसिटी हो गई, मतलब अनसॉन माइंड वगैरह हो गया, तो उसकी जगह पर आएगा। और कह रहा है ओपीसी इज एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप है। स्ट्रॉन्ग एक, अगर आपको अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना है तो अगर उससे बेटर है, वो कह रहा है कि आप ओपीसी का बिजनेस कर लो। यहाँ पे एक ही प्रमोटर होगा, 100% कंट्रोल उसी का। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ऐसा क्यों बोल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह कंपनी बना लो? ठीक है, थोड़े बहुत लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट तो मिलेंगे ना, सेपरेट लीगल एंटिटी का, लिमिटेड लाइबिलिटी का, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब फीचर्स क्या है ओपीसी के? कि आप अकेले एंटरप्रेन्योर हो, एक ही मालिक है। लॉ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का कि आपको जो लॉ वगैरह होती है, लीगल रिक्वायरमेंट कम फॉलो करनी होती है, बर्डन कम होता है, आपको एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह नहीं करानी होती। बोर्ड रिपोर्ट पे खाली नॉर्मल, वैसे बोर्ड रिपोर्ट जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है कंपनी के अंदर, उस पर 2 डायरेक्टर के साइन कराने होते हैं। लेकिन अगर 1% कंपनी और आप एक डायरेक्टर के साइन भी करवा लोगे तो चलेगा, टैक्स भी आपके ऊपर कम लगता है। फिर नेक्स्ट आता है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है आपको पता है, जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, और आपको 11वीं 12वीं पढ़ाया गया होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि कल को अगर कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो वो डायरेक्टली बाहर किसी को नहीं बेच सकता। पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देगा जो उसकी कंपनी के अंदर है, वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेचेगा। और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं होता। 4th पॉइंट में ये लिखा है कि इन्विटेशन टू पब्लिक अलाउड नहीं, मतलब प्राइवेट कंपनी को जो आईपीओ होता है ना, आईपीओ लेकर आए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू लेकर आए, प्राइवेट कंपनी को बुलाना अलाउड नहीं होता। अब आते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। तो पब्लिक कंपनी को शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इनमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। और पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में शेयर्स लाकर पब्लिक इशू के थ्रू बेच सकती है। तो ले देखे वो बता रहा है कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कह रहा है इसीलिए
क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अलग फायदे हैं, पब्लिक कंपनी अलग है, हर चीज के अपने नफा नुकसान है। इस पैराग्राफ में वही सब बता रहा है। तो कह रहा है कि बेटर है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करोगे। तो हर किसी में प्रॉफिट ज्यादा है तो किसी में प्रॉफिट कम है, लेकिन किसी में रिस्क ज्यादा है तो किसी में रिस्क कम है, किसी में लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा है, किसी में कम है, किसी का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, किसी को लॉ ज्यादा फॉलो करने होते हैं, किसी को कम फॉलो करने होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर के बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी कंपनी बनाना, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना चाहते हो। और अब आपने देख लिया कि इंडिया में बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबके बारे में थोड़ा 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 पढ़ ही लिया। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी, कॉपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन कंपनी, इतनी सारी है दुनिया जहान की, सबके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया। अब हम जो टॉपिक करेंगे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेन यहां से फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी बनाना चाह, आप कंपनी बनाओगे या आप पार्टनरशिप बनाओगे, एलएलपी बनाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे। वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है, आप कितने बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, कैपिटल कितनी है, मैनेजरियल एबिलिटी कैसी है, रिस्क कितना लेना चाहते हो, प्रॉफिट बांटना चाहते हो नहीं बांटना चाहते हैं, बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, ज्योग्राफिकली छोटे लेवल पे टैक्स ज्यादा देना चाहते हो कम देना चाहते हो, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये अगर तुम्हारे पेपर में एक अलग से क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन या फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किन किन फैक्टर्स के बेस पे आप सेलेक्ट करोगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं। इन सबके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये बहुत सारे फैक्टर, इनके बेस पे बंदा डिसाइड करता है कि उसे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो हम सबको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला आता है गाइस फैक्टर्स के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है कुछ धंधे को ना हम उसके नाम से ही समझ जाते हैं कि ये बड़े लेवल का होगा या छोटे लेवल का होगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुम्हारे से कोई पूछ ले, तुमसे कोई पूछ ले कि तुम क्या करते हो और तुम उसको बोल दो कि तुम एक पान की शॉप चलाते हो, पनवाड़ी का काम करते हो, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा छोटा मोटा धंधा है। तुम चाय बेचते हो, हालांकि आजकल तो खैर चाय वाले एमबीए चाय वाला या चाय सुट्टा बार, आजकल तो चाय के बिजनेस को ग्लैमराइज कर दिया गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज घुसने लगी हैं इसके अंदर। लेकिन कायदे से अगर तुम किसी को बोलोगे पापा क्या करते हैं या आप क्या करते हो, आप बोलोगे चाय वाले हो, तो वो आपको छोटा मोटा समझेगा। कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, आप बोलोगे कि आप क्लोथ्स आयरन करते हो, आप कपड़े प्रेस करते हो, तो आपको समझ जाएगा कि प्रेस वाला है, तो छोटे मोटे बिजनेस है। तो कई बार क्या होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस, इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस चीज का है, आप पनवाड़ी हो, आप कपड़े बेचते हो, आप चाय बेचते हो। हाँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई आपसे पूछे कि आपका क्या काम है, आप बोल रहे हो जी मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, आप बोलते हो जी मेरी सीमेंट का काम है, इंडस्ट्री है, तो बंदा समझ जाएगा कि थोड़ा बिग बिजनेस है, इसका बड़ा काम है। आप बोलो मेरा कार्स का शोरूम है, तो बंदा समझ जाएगा कि बड़ा काम है। समझ आता है इसका मतलब, ये भी नेचर है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि आप क्या बेच रहे हो। और कह रहा है कई बार उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि बिजनेस किसका है, हालांकि हर जगह ट्रू नहीं होता, कई बार ये ऊपर नीचे हो जाती चीजें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या आप बेच रहे हो उससे पता लग जाएगा कि बिजनेस बड़े लेवल का है या छोटे लेवल का है। मैंने बोला ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आजकल चाय के बिजनेस में बड़े प्लेयर भी आ गए हैं, लेकिन नॉर्मली हम चाय वाला जब किसी को समझते हैं हमारे दिमाग में इमेज क्या बैठती है कि एक छोटे लेवल का बिजनेस करते होंगे। तो इसका मतलब हम इसको इसके अंदर हम ऐसे बना सकते हैं फिर कैटेगरी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप देयर इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैविंग अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस करते हो लाइक प्रोफेशन लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें प्री डोमिनेंट है। जब छोटे मोटे बिजनेस में कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप डोमिनेट करती है। एग्जांपल आप लॉन्ड्रोमेट मतलब प्रेस वगैरह का काम करते हो, कपड़े प्रेस करते हो, ब्यूटी पार्लर खोल लो, रिपेयर शॉप, कंसल्टिंग एजेंसी, स्मॉल रिटेल स्टोर, किराने की दुकान खोल ली, केमिस्ट की दुकान खोल ली, छोटे मोटे डेंटिस्ट, अकाउंटिंग फॉर्म, इसमें ये सब काम आता है। थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाओगे तो पार्टनरशिप इज बेटर है। अगर इन्हीं कामों को थोड़ा बड़े लेवल पे करोगे तो पार्टनरशिप बेटर है। इन कामों को थोड़ा और बड़े लेवल पे करोगे, होटल वगैरह बनाओगे और कुछ करोगे, तो फिर क्या बेटर है, कंपनी या एलएलपी बेटर है। तो आप ना इसको समरी बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस वही है, आप उसको किस लेवल पर लेकर जाओगे उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हम ऐसे कर देते हैं कि अगर वो थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे है, थोड़ा सा अगर वो कैसे है स्मॉल लेवल पे है, तो उस केस के अंदर आप क्या बनाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बनाना प्रेफर करोगे। अगर वो थोड़ा सा स्लाइटर बिगर है, स्लाइटर बिगर है, थोड़ा सा बड़ा है, वही बिजनेस है, जैसे मान लो चाय की दुकान है लेकिन एक बंदा नहीं कर रहा, दो तीन बंदे मिलके कर रहे हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे कर लिया, या कोई ब्यूटी पार्लर है ना, या कोई छोटी मोटी चीज दुकान है लेकिन उसको एक बंदा नहीं कर रहा, दो तीन बंदे मिलके कर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ गया।
तो फिर वो पार्टनरशिप या एलएलपी बना लो, वो बेटर है। पार्टनरशिप या एचएफ वगैरह बना लो, बेटर है। थोड़ा और बिगर है तो कंपनी बना लो या एलएलपी बना लो, वो बेटर है। तो यहां पे ना हम नाम से, नेचर का मतलब है नाम से जज कर रहे हैं कि नाम से इतना हो सकता है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि भाई उस नाम के अकॉर्डिंग आप पैसा कितना लगा रहे हो। अच्छा, कोई बोल दे कि मैं पेंटर हूं, तो हम समझ जाते हैं कि यार छोटी मोटी दुकान चलाता होगा, है ना। और यही काम बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं, थोड़े से और बड़े लेवल पे जाएंगे तो कह रहा पार्टनरशिप बेटर है, थोड़ा सा स्लाइटर बिगर लेवल पे जाएंगे तो, स्लाइटर बिगर स्केल पे जाएंगे तो। बात समझ आती है ना, ये एक बात कर रहा है ये। और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा और बड़े लेवल पे जाओगे तो कहता है कि अगर ऑल्टरनेटिव बड़े लेवल पे जाना है तो आप एलएलपी बना सकते हो, और अगर वो गेन कर जाए तो आप कंपनी वगैरह भी बाद में बना सकते हो। और इनकी क्योंकि कह रहा है 1% कंपनी एलएलपी वगैरह की सेपरेट एंटिटी होती है तो फायदा तो मिलेगा ही। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, इसको कनेक्ट कर लो ऊपर वाले से। एक्चुअल में ये दोनों को साथ जोड़ दिया। नेचर का मतलब है कि आप धंधा किस चीज का कर रहे हो, हम धंधे से जज कर रहे हैं। दूसरा होता है स्केल, कि आप पैसा कितना लगा रहे हो। स्केल और उसमें फर्क समझ आ गया ना। ऊपर वाले में कि हम नाम से जज कर रहे हैं कि धंधा बड़ा होगा या छोटा होगा। आप, हमने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, हम तो धंधे से जज कर रहे हैं कि अच्छा चाय वाले छोटा काम करते होगे, पान वाले छोटा काम करते होगे। ये जनरल लोगों की थिंकिंग होती है। हो सकता है कि वो चाय वाला या ऐसा पैसा कमाता हो कि एक एमबीए से ज्यादा कमा रहा हो या एक सीए से ज्यादा कमा रहा हो, ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे लखनऊ में मैं गया था तो वहां पे एक शर्मा चाय वाला, वो बहुत पॉपुलर है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। ऐसे हर एक एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत बड़ा बड़ा कमा रहे हैं, लेकिन नाम उनका, पर नॉर्मली हमारे दिमाग में चाय वाले की में छोटी बैठती है। सेम ऐसे पेंटर की में छोटी बैठती है, लेकिन कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो नेचर का मतलब है कि वो किस लेवल का काम कर रहे हैं, हम उससे जज कर रहे हैं कि वो क्या होगा। और ज्यादातर लोग अगर इस लेवल का काम करते हैं तो वो ये बनाते हैं। स्केल का मतलब है कि आप पैसा कितना लगा रहे हो। तो अब स्केल का तो सिंपल सा है, अगर आप पैसा कितना लगा रहे हो तो इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें दिवादा, इसके अंदर वही आप वापस पॉइंट बना सकते हो कि अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हो, पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब कैपिटल कितनी लगा रहे हो। तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस पैसे की बात हो रही है, ऊपर नेचर का मतलब है धंधा कौन सा कर रहे हो, किस चीज को बेचोगे। तो अगर स्केल ऑफ ऑपरेशंस आपका स्मॉल है, छोटे लेवल पे काम करना चाहते हो, पैसा कम है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बनाओगे। अगर नेचर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका मीडियम है, इसको वहां ले जाते हैं ना, सॉरी। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका मीडियम है, थोड़ा सा मिडिल लेवल पे काम करना चाहते हो, तो फिर आप क्या बनाओगे, पार्टनरशिप। थोड़ा ज्यादा पैसा है लेकिन इतना भी नहीं है। अगर और बड़े लेवल पे काम करना है एलएलपी बनाओगे, या और बड़े लेवल पे काम करना है लार्ज लेवल पे, तो फिर आप कंपनी वगैरह बनाओगे। तो इसको हम बोलते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो इससे याद रहेंगे ना, तुम्हारे पास समरी बनवा रहा हूं साथ साथ, तो इससे याद रहेगा। तो सेकंड फैक्टर होता है कि कितने बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये समरी मैंने बनवा दी। और कह रहा आप जो भी बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या कर लो, एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर करवा लो। इंडिया में ना क्लासिफिकेशन दी हुई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब बहुत छोटी, स्मॉल मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी, मीडियम मतलब और बड़ी। तो हम किसको माइक्रो मानेंगे, किसको स्मॉल मानेंगे, किसको मीडियम मानेंगे, उसके लिए भी कैटेगरी दी हुई है। तो अगर आप इंडिया में उसके लिए एमएसएमई एक्ट बनाओ, और आप अपने आप को, अगर आप कोई भी कंपनी बना रहे हो, एलएलपी बना रहे हो, तो आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवा लो। तो अगर आप उसको रजिस्टर करवा लोगे एमएसएमई एक्ट में, तो आपको फायदा मिलता है कि आपको लोन जल्दी मिल जाता है, आपको टैक्सेशन एडवांटेज मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर आप अपने आप को एमएसएमई रजिस्टर करवा लेते हो। तो कौन सी एंटिटी माइक्रो मानी जाएगी, कौन सी स्मॉल, वो बता रहा है। देखो, कहता है अगर आपकी, मैंने इसको कैटेगरी बताऊं, मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। तो तीन कैटेगरी बनाते हैं। इधर हम बनाते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। रुक जाओ, पहले इसको ऐसे बनाते हैं, रुको, थोड़ा इधर कर देता हूं ऐसे। इधर हम लिखते हैं माइक्रो, इधर हम लिखते हैं मीडियम, नहीं स्मॉल, एंड इधर हम लिखते हैं मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो किसको माइक्रो मानेंगे, किसको स्मॉल, किसको मीडियम। दो क्राइटेरिया उसके, एक है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड दूसरी कैटेगरी है इसकी टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, मैक्सिमम 1 करोड़। मैक्सिमम 1 करोड़। स्मॉल वाली की कितनी है, मैक्सिमम 10 करोड़।
एंड मीडियम वाली की कितनी है, मैक्सिमम 50 करोड़। ठीक है जी। अब टर्नओवर अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर कितना है, इसका है मैक्सिमम 5 करोड़, उसका 50 करोड़, 250 करोड़। मैक्सिमम 5 करोड़, मैक्सिमम 50 करोड़ एंड मैक्सिमम 250 करोड़। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अगर समझ आए ना, तुम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, तो इस इन दोनों में एंड है, एंड कि आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर आपकी जो आप कंपनी बना रहे हो या आप दुकान चला रहे हो या आप पार्टनरशिप चला रहे हो, तो उसके लिए जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, उसके लिए इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं ना, तो वो 1 करोड़ रुपए तक का, और आपका जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम 5 करोड़ है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाओगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी 10 करोड़ रुपए तक की मैक्सिमम, और आपका टर्नओवर मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए तक का, तो स्मॉल कहलाओगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ का और आपका टर्नओवर मैक्सिमम 250 करोड़ है, तो आप क्या कहलाओगे, मीडियम कहलाओगे। अगर आपका इससे भी ऊपर है तो फिर आप लार्ज हो गए। अगर मीडियम वाली कैटेगरी भी एक्सीड कर जाती है तो फिर आप क्या कहलाओगे, लार्ज एंटरप्राइज कहलाओगे। तो अब ये पता निकला कैसे, आप ऊपर की लिमिट याद कर लो, नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू में 5, तो अगर आप 1 इंटू में 5 करोगे तो 5 करोड़ हो गया। 10 इंटू में 5 करोगे तो 50 करोड़ हो गया। और 50 इंटू में 5 करोगे तो 250 करोड़ हो गया। समझ आया नीचे वाली लिमिट कैसे निकली है। ऊपर वाली याद कर लो कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी कितनी होगी, फिर नीचे टर्नओवर निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म हो जाएगा, है ना। 10 इंटू में 5 50 करोड़, 50 इंटू में 5 250 करोड़, 1 इंटू में 5 5 करोड़। तो ये आपकी एमएसएमई बन जाएगी। तो अगर आप, अच्छा यहां पे वर्ड आ रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। वर्ड क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो जब हम बोले ना एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। एंटरप्राइज में सोल प्रोप्राइटरशिप भी आती है, कंपनी भी आती है, एलएलपी भी आती है, एचयूएफ भी आती है, एटसेट्रा, सब आती है, सब आती है। एमएसएमई के अंदर सब आती है एंटरप्राइज में। तो बस आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा, आपने मान लो कोई कंपनी खोली है और उसकी इन्वेस्टमेंट आपने प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक से कम की रखी है और टर्नओवर भी उसका 5 करोड़ से कम है, तो आप उसको एज अ माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर करवा सकते हो। आपकी मान लो पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, उसका टर्नओवर 8 करोड़ रुपए का है, टर्नओवर मान लो टर्नओवर उसका 8 करोड़ का है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ रुपए तक की है, तो वो स्मॉल में आ गई। तो इसका मतलब आपको डिपेंड करता है कि आप कुछ भी हो, आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करवा सकते हो। इसमें एमएसएमई रजिस्टर करने के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मैंने तो बताया, टैक्सेशन में बेनिफिट्स मिलते हैं, लॉ कम फॉलो करने पड़ते हैं, लोन इजीली मिल जाता है, तो आप करवा सकते हो। और ये स्केल के बेस पे होता है, तो स्केल हमने देख लिया किस किस का कितना कितना होगा, तो वो क्या कहलाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये कैपिटल और स्केल को लोग मिक्स कर देते हैं। देखो, कैपिटल का मतलब है कि इनिशियल पैसा कितना लगाना पड़ रहा है, स्केल का मतलब है कि पैसा लगाने के बाद आप उसको बढ़ा कितना रहे हो। अगर आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, है ना, तो आप उसको, आप छोटे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ज्यादा बड़ा लेके नहीं जाना चाहते, सोल पार्टनरशिप ओपीसी बनाओ। थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, पार्टनरशिप बनाओ। बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, कंपनी बनाओ। तो ये हो गया स्केल। कैपिटल का मतलब है कि स्टार्टिंग में कितनी पूंजी लगा रहे हो उसके अंदर, तो उस पर डिपेंड करेगा। और आपको समझ आता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कहां ज्यादा होंगी और कहां कम होंगी, आपको बेसिक बात समझ आती होगी। ये इसी से कनेक्ट है। हालांकि कैपिटल का अलग से इनको कॉलम बनाना नहीं चाहिए था, वो स्केल में कवर हो जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पैसा लगा रहे हैं वो भी स्केल में आता है, प्लस जो बाद में बढ़ाने के लिए बिजनेस को लगा रहे हैं वो भी स्केल में आता है। इन्होंने कैपिटल को स्टार्टिंग में रख दिया, तो यहाँ पे अलग से लिख दिया, तो मेरे को वैसे लगता है कि अलग से डालने की जरूरत नहीं थी। अब ये बात कर रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कि आपको बिजनेस कितने लेवल का करना है। मान लो आप कहते हो आप पे पैसे बहुत कम है, आप 2-4 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप पे स्मॉल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए फिर आप ओपीसी या सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो। आप थोड़ा सा स्लाइटर बिग बिजनेस करना चाहते हो, तो थोड़ी सी मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आप पार्टनरशिप या एलएलपी बना लो या एचयूएफ बना लो। और अगर आप
बिग बिजनेस करना चाहते हो या लार्ज बिजनेस करना चाहते हो तो हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर आप कंपनी बना लो। यही है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मेरे को लगता है कि ये ऊपर ही कवर हो जाता, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल तो यही कह रहा है कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। बहुत सारे लोग ऐसे इनके पास आइडिया लेकिन पैसा कम होता है, तो अगर पैसा कम है छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे तो आप कभी भी देखना, जैसे तुमने कभी बार सुना होगा ये जो अंबानी पहुंच गए, टाटा पहुंच गए, सीधा कंपनी से नहीं पहुंचे, पहले उन्होंने दुकानें खोली थी, धीरे धीरे बड़ा हुआ काम तो और फर्म पार्टनरशिप फर्म बनाई और बड़ा हुआ तो कंपनी बनाई। ऐसे ही होता है, सीधा कोई बंदा डायरेक्टली, बहुत कम लोग कंपनी खोलते हैं, पहले वो छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। हमेशा घर वाले कहते हैं ना, ये जब आपने देखा होगा बाईजूस है जो टीचिंग करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा उनका कभी इंटरव्यू, तो वो पहले गली मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाते थे, वो काम बढ़ गया उन्होंने उसको बड़े लेवल पे आके कंपनी बना दिया बाद में। तो अब कह रहा है इनिशियल में अगर कैपिटल कम है तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी बनाओ, थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो आप पार्टनरशिप वगैरह बना लो, कैपिटल और ज्यादा आ जाए तो फिर आप कंपनी वगैरह बना के उसे लिस्ट करवा लो मार्केट के अंदर, यही वो बता रहा है। नेक्स्ट आता है जी मैनेजीरियल एबिलिटी। मैनेजीरियल एबिलिटी का मतलब होता है कि आप बिजनेस को खुद संभालना चाहते हो या मैनेजमेंट से संभलवाना चाहते हो, इसको हम बोलते हैं मैनेजीरियल एबिलिटी। अच्छा, मैनेजीरियल एबिलिटी के लिए क्या कह रहा है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो दिक्कत क्या होती है कि सारी चीजें आपको खुद ही करनी होती है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है मैनेजमेंट बढ़ जाती है। देखो लिखा ना, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मान लो पापा की दुकान है, पापा की दुकान है, उसमें पैसा भी खुद संभाल रहे हैं वो, है ना, बिजनेस को भी खुद संभाल रहे हैं, किससे माल आना है, किसको जाना है, किसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब अकेला बंदा खुद ही कर रहा होता है। लेकिन अगर हम कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, तो काम बढ़ जाता है। मान लो 3 पार्टनर हैं, तो एक को बोल दे तू पैसे का लेन देन देख, एक को बोला तू प्रोडक्शन देख, एक को बोला तू मार्केटिंग देख, तो काम बढ़ गया ना, तो उधर मैनेजमेंट ज्यादा बेटर होती है। तो आप अगर, तो इसमें मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट लेस बेटर होती है, यहां पे मोर बेटर होती है, क्योंकि बड़ा बिजनेस है। अब आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सारे पॉइंटों को ना घुमा घुमा के अननेसेसरी वही पॉइंटों को उठा देते हैं और ऊपर नीचे बना देते हैं, बात वही होती है। तो डिग्री ऑफ क्या वर्ड आ रहा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप कंट्रोल अपने पास ज्यादा चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ऑनरशिप प्लस कंप्लीट कंट्रोल आप ही के पास रहे, बटे ना, तो आप क्या बनाओ, आप बनाओ सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी। जैसे दुकानदार होते हैं वो क्या चाहते हैं कि अगर जो पापा लोग दुकान खोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे तो चाहते हैं दूसरा बंदा इन्वॉल्व ना हो, सारा कंट्रोल मैं ही करूंगा, सारा पैसा मैं ही लगाऊंगा, ऐसे लोग क्या बनाए, सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बनाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो, कुछ आप कंट्रोल करो कुछ दूसरा करे लेकिन बर्डन कम हो जाए, तो फिर आप पार्टनरशिप बनाओ या एलएलपी बनाओ या कंपनी बनाओ, ये बेटर रहेगा। तो ये बता रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी के अंदर सारा कंट्रोल एक ही बंदे के पास होता है, एंटरप्रेन्योर को पूरा बिजनेस कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर क्या होता है कि आप लोग कंट्रोल राइट्स ड्यूटीज को बांट देते हो, डाइवर्ट कर देते हो, मैनेजमेंट अलग होती है। जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स अलग हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं, पैसा लगा रहे हैं। सेम पार्टनरशिप के अंदर वो लोग पैसा लगाते हैं लेकिन आपस में ड्यूटीज बांट लेते हैं। तो अगर आप ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, धंधे को, तो आप पार्टनरशिप एलएलपी या कंपनी बनाओ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बनाओ। नेक्स्ट आता है रिस्क और लाइबिलिटी। ये तो आपको सिंपल है, अगर आप लेस रिस्क लेना चाहते हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप, छोटे लेवल का काम करना चाहते हो, रिस्क कम लेना चाहते हो, या ओपीसी बनाओ। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, ना ज्यादा ना कम, तो आप पार्टनरशिप या एलएलपी बनाओ। अगर आप हायर रिस्क लेना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा बड़ा कमाना है, रिस्क जितना मर्जी हो, तो आप कंपनी बनाओ। समझ आती है बात। हालांकि ये हो गई स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क लेना है, तो आप बता रहे हैं ना, तो आप पार्टनरशिप बनाओ। सोल प्रोप्राइटर पर्सनली लायबल होता है लेकिन पैसा कम लगता है तो रिस्क कम होता है। कंपनी एलएलपी के अंदर टैक्स एडवांटेज मिलते हैं लेकिन क्योंकि बड़े लेवल के बिजनेस है, डूबने का रिस्क भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा, स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होती है, कौन सा बिजनेस आपको लगता है ज्यादा चलता होगा, आपको पता है? ओपीसी के अंदर, सॉरी ओपीसी कह रहा हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर लेस स्टेबिलिटी होती है। रीजन बताता हूं भी क्यों लेस स्टेबल बिजनेस होता है,
क्योंकि अगर मान लो पापा की दुकान है, पापा ही मर गए, पापा की डेथ हो गई, तो स्टेबिलिटी खत्म हो गई ना, दुकान बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप है, दो पार्टनर थे, एक मर गया, दोनों मर गए, बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में, क्योंकि इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो अगर इनके ऑनर मर भी जाएंगे तो उनके बच्चे इसको चला लेंगे, बड़े लेवल पे धंधा बंद नहीं होता। तो यहां पे ये मोर स्टेबल बिजनेस होता है। आप लोगों ने पढ़ा ना, मैं तुम्हारे को बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट होता है ना। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसको चलाने वाले लोग हैं अगर मर भी जाएंगे तो कंपनी चलती रहेगी। तो कंपनी और एलएलपी में जिनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उनका फायदा क्या होता है, क्योंकि अगर वो लोग मर भी गए जो उसको मेन लोग चला रहे हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हुई थी तो मुकेश अंबानी जी चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जमशेद जी टाटा जी की डेथ हुई थी, रतन टाटा जी चला रहे थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर पापा लोगों की गली मोहल्ले में दुकान है, वो मर जाए तो बहुत सारे केसेस में बिजनेस ही बंद हो जाता है ना, क्योंकि उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो स्टेबल बिजनेस कंपनी एलएलपी के केस में ज्यादा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह के केस में लेस स्टेबल बिजनेस होता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या चीज है जरा समझना, तो मैं समझाता हूं। तो नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस करना कहां ज्यादा आसान है, मतलब कहां आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लॉ का इन्वॉल्वमेंट कम होती है, लॉ वगैरह कम लगते हैं ना, तो उनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वगैरह का आप अपने हिसाब से कौन सा डायरेक्टर कैसे काम कर, कौन सा पार्टनर कैसे काम करेगा, प्रोप्राइटर कैसे काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम करेगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो। लेकिन कंपनी और एलएलपी के केस में प्रॉपर लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कंपनी लॉ है, एलएलपी एक्ट है, तो वहां पे ऐसे नहीं चलता, वहां का स्ट्रक्चर रिजिड होता है। वहां पे जो लॉ बोलता है उस हिसाब से चीजें डिजाइन करनी होती है कि डायरेक्टर कैसे काम करेंगे, जो लॉ बोल रहा है वैसे करेंगे, है ना। पार्टनर्स कैसे काम करेंगे एलएलपी के अंदर, जो लॉ बोल रहा है वैसे करेंगे। तो मैं इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन कंपनी और एलएलपी के केस के अंदर स्ट्रक्चर लेस फ्लेक्सिबल होता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर रिजिड होता है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं हो सकते, जो लॉ बोलता है वही करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। तो ये समरी हो गई इस पैराग्राफ की, तरफ पढ़ना। एज फार एज पॉसिबल द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूजन शुड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो भी बिजनेस करो फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। तो इसी तरह यहां आते नीचे, द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस फॉर इंस्टांस इज वेरी सिंपल एंड देयरफॉर एनी चेंज इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अफेक्टेड विद लीस्ट इनकन्वीनियंस एंड लॉस टू द लार्ज एक्सटेंट द केस इज द सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आल्सो। आ गई, कह रहा है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल होता है, आप अपने हिसाब से बिना किसी प्रॉब्लम के चेंजेस कर सकते हो। मगर कंपनी के केस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि आपको हर चीज लार्ज लेवल पे करनी होती है और लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड मैनर में करनी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हर चीज एमओए एओए में जो लिख दोगे वही करो। जैसे पार्टनरशिप में तो क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, मान लो आपने आप जलेबी बेच रहे थे, पकोड़े बेच रहे थे, आपका काम नहीं चला, आपने चाय का धंधा खोल लिया, आपका वो वाला काम नहीं चला, आपने कपड़े बेचने शुरू कर दिए। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कंपनी के केस में आपको बार बार ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में रेडीमेड गारमेंट का काम लिखा था, अब आपका चेंज चल नहीं रहा, तो आप ऐसा नहीं कि आप कल से दूसरा काम करना शुरू कर दोगे, आपको पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने पड़ेंगे, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हो पाएगा दूसरा काम। तो इसका मतलब कंपनी और एलएलपी के केस में स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल कम होता है, आप अपने हिसाब से छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। ये था वो पॉइंट। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का होता है आप जो पैसा कमा रहे हो आपको बांटना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के केस में तो देखो एक ही मालिक है, तो जो भी पैसा कमाओगे तो वहां पे सारा पैसा खुद ही ले जाओगे। सोल प्रोप्राइटरशिप वाले ज्यादातर या ओपीसी वाले ज्यादातर बिजनेस वो बनाते हैं जिनको होल प्रॉफिट खुद रिटेन करना है, खुद रिटेन करना चाहते हो, आप बांटना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप खोल रहे हो, हालांकि ओपीसी भी एक कंपनी ही है लेकिन उसमें एक ही मालिक है तो सारा पैसा वही ले जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप बना रहे हो या आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बना रहे हो या पब्लिक कंपनी बना रहे हो या आप एलएलपी बना रहे हो, तो उस केस में जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर एलएलपी है तो सारे पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट होगा बटेगा, पार्टनरशिप है सारे प्रॉफिट बटेगा, प्राइवेट पब्लिक कंपनी जो भी पैसा आएगा वो डिविडेंड की फॉर्म के अंदर बट जाएगा सारे शेयर होल्डर्स के अंदर। तो यहां पे आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अगर आप अपना जो प्रॉफिट कर रहे हो आप मिल बांट के खाना चाहते हो, है ना, तो आप पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलएलपी कुछ भी बनाओ। अगर आप चाहते हो कि जो पैसा कमाऊं भले कम कमाऊं लेकिन सारा मैं ही रखूं, तो फिर आप क्या बनाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बनाओ। नेक्स्ट आता है कॉस्ट वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट मतलब खर्चा, लॉ फॉलो करने। देखो ओपीसी वगैरह के अंदर अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप
और पार्टनरशिप की बात करूं तो यहां पे लेस कॉस्ट आती है, खर्चा कम आता है। लेकिन अगर मैं कंपनी और एलएलपी की बात करूं तो यहां पे लॉ ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। अब लॉ ज्यादा फॉलो करें तो सीए सीएस वगैरह को, प्रोफेशनल्स को फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहां पे कॉस्ट ज्यादा आती है। ये खत्म हो गया। यही वो बता रहा है इन सारी चीजों के अंदर, एग्जांपल देके बता रहा है कि कंपनी में ड्राफ्ट करवाने एमओए हुए तो उसके खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई नॉर्मल पार्टनरशिप वगैरह चाहते हैं वहां पे खर्चे कम होते हैं। टैक्स इंप्लीकेशन ये भी अब आपको पता है, सब मेरे को पता नहीं, जरूरत नहीं, आपको नाम से क्लियर हो रहा है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो लेस टैक्स है, टैक्स का बहुत ना के बराबर देना होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल स्लैब रेट लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, तो इनके ऊपर जनरली टैक्स सेम रेट का लगता है, 30% फ्लैट लगता है जनरली, और इससे ज्यादा भी लगता है, तो यहाँ पे हायर टैक्स रेट होता है। तो अगर आप टैक्स कम पे करना चाहते हो तो वो बनाओ, टैक्स ज्यादा पे कर सकते हो और आपका धंधा बड़े लेवल का तो ये बनाओ। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब कि आप बिजनेस किस लेवल पे करना चाहते हो। अगर आप लोकल लेवल का बिजनेस करना चाहते हो, गली मोहल्ले में, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं करना चाहते हो, तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। तो अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप लोकल मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो, लोकल लेवल पे दिल्ली के अंदर, मान लो दिल्ली के हो तो आप दिल्ली के अंदर करना चाहते हो, थोड़ा बहुत आसपास करना चाहते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप बनाओ। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, कि आप कितने बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, आप मतलब किस किस स्टेट तक डील करना चाहते हो। तो अगर आप अपनी ही स्टेट के अंदर डील करना चाहते हैं, आउटसाइडर डील नहीं करना चाहते, या आसपास के एक दो स्टेट से डील करना चाहते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बनाओ। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया या आउटसाइड इंडिया तक डील करना चाहते हो, तो फिर बेटर है कि आप कंपनी या एलएलपी बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। ये है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, ऑनरशिप का मतलब कि आपको अपनी पैसा कोई और लगाएगा, मैनेजमेंट कोई और संभालेगा। तो जैसे एग्जांपल लेके बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो और ओपीसी के अंदर तो ऑनरशिप आप ही के कंट्रोल में रहती है, ऑनरशिप रिमेन्स विद द ऑनर। और उसको ट्रांसफर करना भी इजी है। आपकी दुकान है, कल को आपने किसी और को बेच दी, कोई और आ गया। लेकिन कंपनी के केस के अंदर, एलएलपी के केस के अंदर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ऑनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जैसे मान लो, ऑनरशिप का मतलब है कि आप कंपनी के मालिक कब बनोगे, जब आप उसके शेयर खरीदोगे, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। शेयर अगर आप अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो, मतलब आप अपने शेयर किसी और को बेच दो, तो वो ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, शेयर ट्रांसफर करके। और पार्टनरशिप के केस में कैसे होगी, नया वाला पार्टनर आएगा, पुराना वाला जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंसेप्ट पड़ा था, उसके थ्रू होगा। तो कह रहा है कि ओपीसी वगैरह के केस में, सोल पार्टनरशिप के केस में चीजें ऑनरशिप ट्रांसफर करना इजी है, क्योंकि सारा प्रॉफिट लॉस अकेले बंदे का होता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर करना थोड़ा सा भारी हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैनेजीरियल नीड्स, कि कहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो आप खुद समझ सकते हो, बड़े लेवल का बिजनेस होगा तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो यहां पे इसको फिर 3 कैटेगरी में बना लो, ये लो, ये लो। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है, इन स्मॉल स्केल बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी या ओपीसी या पार्टनरशिप, लेस मैनेजरियल नीड्स आर रिक्वायर्ड। यहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, ज्यादातर जो इसके मालिक हैं वही संभाल लेते हैं। लेस मैनेजरियल नीड्स आर रिक्वायर्ड, बहुत कम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दुकान खुद की, अकेला बंदा छोटे लेवल पे काम कर रहा है, खुद ही संभाल लेता है। पार्टनरशिप में गिने चुने बंदे हैं, उन्होंने पैसा लगाया, वही संभाल लेते हैं, मैनेजरियल नीड्स कम होती हैं। लेकिन इन लार्ज स्केल बिजनेस लाइक कंपनी, इन लार्ज स्केल बिजनेस लाइक कंपनी, कंपनी वगैरह खोलते हो तो मोर मैनेजरियल नीड्स आर रिक्वायर्ड, मैनेजरियल नीड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आर रिक्वायर्ड। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी, कि बिजनेस कहां सीक्रेट। अगर देखो आप अपनी, देखो
सोल प्रोप्राइटरशिप है आपके, अगर बिजनेस का कोई सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, आप किसी और को नहीं बताना चाहते, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के अंदर तो आप अकेले ही मालिक हो, तो आपका सीक्रेट आप ही के साथ रहेगा, किसी और का शेयर नहीं होगा। लेकिन अगर वो कंपनी है, एलएलपी पार्टनरशिप है, तो वहां पे एक से ज्यादा मालिक है, तो आपको अपने बिजनेस के सीक्रेट शेयर करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो भी मालिक हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी, सीक्रेसी इज देयर, मतलब आपका सीक्रेट आप ही के साथ रहेगा। मान लो कुछ लोग होते हैं ना, कोई बंदा बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसका कोई सीक्रेट है, उसने इस तरीके से ग्रो करा है, तो वो आपका सीक्रेट है, आप ही को पता रहेगा, किसी और को नहीं पता लगेगा क्योंकि आप अकेले मालिक हो। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, अगर आप ये सब बनाते हो, वहां पे एक से ज्यादा मालिक हैं, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे लेस सीक्रेसी इज देयर है। सीक्रेसी बहुत कम मेंटेन हो पाती है क्योंकि इतने सारे मालिक हैं, आपको चीजें बतानी ही पड़ती हैं, चीजें छुपती नहीं है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस। अच्छा, इंडिपेंडेंस का आप किसी की, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, आप मालिक को अपने हिसाब से काम करते हो। तो आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या ओपीसी होगी, तो आप खुद के मालिक को आप अपने हिसाब से चलाओगे। लेकिन अगर कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप, आपको एक दूसरे की सुननी पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो है ना। एक बार को नॉर्मल पार्टनरशिप में तो आप फिर भी इंडिपेंडेंट होते हो, लेकिन एलएलपी वगैरह में और कंपनी में तो बड़े लेवल का बिजनेस है, आपको और लोगों की भी सुननी पड़ती है, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स की सुननी पड़ती है, डायरेक्टर्स की सुननी पड़ती है, तो बहुत चीजें होती हैं। तो इन केस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, मोर इंडिपेंडेंस इज देयर। ये सारे पॉइंट जो मैंने साथ साथ लिखवाए ना, लिखते चलना अपनी कॉपी में, ताकि अगर पेपर में बस बुलेट पॉइंट याद कर लो और आगे जो मैंने लिखवाया ये भी लिखा होगा, तो नंबर मिल जाएंगे पूरे। इन केस ऑफ कंपनी और एलएलपी, लेस इंडिपेंडेंस देयर, क्योंकि आपको एक दूसरे के, लेस इंडिपेंडेंट मतलब आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, आपको एक दूसरे पे डिपेंड होना ही पड़ेगा क्योंकि सबका पैसा लगा है। यहाँ पे पार्टनरशिप में भी कुछ लोगों का लगा होता है, लेकिन छोटे लेवल के लोग होते हैं ना, छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपस में मान जाते हैं। ये बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है एक दूसरे पे। ये हो गया आपका खत्म। अब आता है साइनॉप्सिस फॉर कंसीडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिनॉप्सिस फॉर कंसीडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अभी पूरे का समरी बता रहा है। साइनॉप्सिस मतलब पूरे की समरी, कि अब आप ले दे के आप ये फैक्टर्स है सारे जो आपको बताए गए हैं, इन सब के बेस पे आप बिजनेस डिसाइड करो। बेकार पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ यही बताया है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद कि कौन सी चीज आपके लिए बेटर है। और अब वो कहता है कि आज के डेट में, क्योंकि आप तो सीएस हो, तो आप सीएस की तैयारी करते हैं जो बच्चे, तो कह रहा है उनके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बेटर ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आजकल स्टार्टअप का बेनिफिट भी मिलता है और एमसी की साइड पर रजिस्टर भी होती है। तो आप कंपनी एलएलपी बनाओगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया है, ताकि क्योंकि क्लाइंट भी आपको ज्यादा पैसे देंगे। तो वो आपको सजेस्ट ये कर रहा है कि आप क्लाइंटों को कंपनी बनवाने के लिए बोलो, क्योंकि क्लाइंट आपको पैसा तभी दे, क्योंकि हम लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं तो हमारे को पैसा ज्यादा कंपनी की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन स्टिल एक नॉर्मल बंदा अगर बिजनेस करना चाहे तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे वो डिसाइड करे कि वो क्या बनाना चाहता है, क्या नहीं बनाना चाहता। ठीक है ना। और किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं वो सब हमने देख लिया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो सब भी हमने देख लिया। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके छोटा सा चैप्टर था, बिजनेस स्टडीज जैसे स्कूल में होती थी उस तरीके का चैप्टर था, ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं था इसमें। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।